जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं रवि रंजन। और पिछले क्लास में जैसा कि हमने आपको कहा था कि अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग एक नया चैप्टर को शुरू करेंगे और उस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर्स। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो भी एक तरह से चुंबकत्व ही था, लेकिन अभी तक जो हम लोगों ने चुंबकत्व के बारे में पढ़ा था उसमें चुंबकीय प्रवृत्ति जो गुण जो डेवलप होता है उसका कारण था विद्युत धारा, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो नेचुरल मैग्नेट के बारे में और कुछ मटेरियल जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रखते हैं उन मटेरियलों के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो होगा एक तरह से आप कह सकते हो कि नेचुरल मैग्नेटिज्म जैसे कुछ पार्ट होंगे जिसे हमें कवर करना है इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, इसको अगर आप देखिएगा तो एनसीईआरटी का जो बुक फर्स्ट है उसमें ये आपको 5वां नंबर चैप्टर में ये आपको मिल जाएगा। और ये जो चैप्टर है परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ से मैंने क्वेश्चन का जो मात्रा है वो आपसे तो जितना भी अभी देखते हो जो पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ से मिल जाएंगे। तो बड़े अच्छा से हम इन तमाम टॉपिक को जो भी इसमें से जुड़ा हुआ टॉपिक होगा उन तमाम चीज़ों को हम लोग तैयार करेंगे और बेहतर तरीका से इसका नोट्स जो है हम लोग बनाने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा ये चैप्टर है। इसको ज़्यादा इधर उधर की बात ना करेंगे, हम लोग सीधे अपने पॉइंट पर आ जाते हैं। तो मैग्नेटिज्म और मैटर जो चैप्टर है इसमें आप लोगों को बेसिकली चुंबक के बारे में पढ़ना है, यानी नेचुरल मैग्नेट के बारे में पढ़ना है। तो अगर आप इसके थोड़ा सा कहानी के ऊपर जाओगे, थोड़ा सा इसका आप बैकग्राउंड जानना चाहोगे कि ये चैप्टर बना कैसे था, तो कहा यह जाता है कि ग्रीस में कुछ सेफर्ड जो थे, सेफर्ड बोले तो भेड़ पालक, जो भेड़ वगैरह को जो पालते हैं, वो लोग जब आइसलैंड के ऊपर में यानी कि कुछ सरफेस जो वगैरह जो था पहाड़ियों के ऊपर में, तो उसके ऊपर से जब गुजर रहे थे तो उनका जूता जो था ना वो पहाड़ियों से चिपक रहा था। तो चिपकने का जो रीजन था वो रीजन वो तत्काल तो समझ नहीं पाए, लेकिन बाद में जाकर के वहाँ के लोगों ने जब इस पर रिसर्च किया तो पता चला कि बेसिकली जूता में लगा हुआ जो कील है उस कील को उस आइसलैंड के ऊपर में रखा हुआ जो चुंबक है वो उसको आकर्षित कर रहा है, यानी वो उसको पकड़ रहा है, जिसकी वजह से उनको आगे जाने में दिक्कत होता था। तो बेसिकली उस जो मटेरियल था, जो मटेरियल वो आइसलैंड पर पाया गया था, उस मटेरियल का नाम उन लोगों ने रखा था मैग्नीशिया। और उसी मैग्नीशिया से आपका ये टर्म जो आया है मैग्नेट। तो मैग्नेट जैसा जो टर्म आया है वो वहीं से उत्पन्न होकर के यहाँ पर आया है। और उसी जमाने में लोगों ने मैग्नेट के बारे में बहुत सारा जानकारी प्राप्त कर लिया था, जो नेचुरल मैग्नेट होता है उसके बारे में। और हम लोग उसी को आज जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं मैग्नेट क्या होगा। मैग्नेट आप किसको बोलेंगे? तो सीधी सी बात है कि मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल होगा जो किसी लोहा जैसे पदार्थ को या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को आकर्षित करने का प्रवृत्ति रखता हो, आकर्षित करने का गुण रखता हो। तो ऐसे पदार्थ को आप मैग्नेट कह सकते हैं। हमने उसका डेफिनेशन भी लिखा है, द मटेरियल विच हैव एबिलिटी टू अट्रैक्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन स्टील इट इज नॉन एज मैग्नेट। वैसा पदार्थ जो लौह चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा स्टील को आकर्षित आकर्षित करता है उसे हम लोग चुंबक कहते हैं। ठीक ना, तो चुंबक का जो डेफिनेशन होता है वो यही है, इसी आधार पे आप इसको डिफाइन कर सकते हो। मूल रूप से जो चुंबक आप आसपास अपने आसपास देखे होंगे उसमें चुंबक जो है मूल रूप से आपको 3 तरह के चुंबक देखने को मिलेंगे। हमने उसका डायग्राम यहाँ पर दिखा रखा है। एक जो चुंबक आप ये देख रहे हो, ये लंबा सा चुंबक जो आपको दिख रहा है, इस चुंबक को हम लोग बोलते हैं बार मैग्नेट। ये जो है चुंबक, इसको हम लोग बोलते हैं बार मैग्नेट। हिंदी में इसी को हम लोग बोलते हैं ये क्षर चुंबक है। ठीक ना, ये जो चुंबक है इसको हम लोग बोलते हैं क्षर चुंबक। एक तो आपका मैग्नेट ये होगा क्षर चुंबक। एक ये जो मैग्नेट होता है इस मैग्नेट को हम लोग बोलते हैं रिंग मैग्नेट। चुंबक जो है मूल रूप से जो आप आसपास देखिएगा वो 3 तरह के होते हैं। तो एक तो आपका आ गया रिंग मैग्नेट जो ज्यादातर इस्तेमाल में लाए जाते हैं प्रैक्टिकल जीवन में। इसको आप बोल सकते हैं बलय चुंबक, ये बलय चुंबक है। ठीक है, और ये जो मैग्नेट है इस मैग्नेट को हम लोग बोलते हैं हॉर्स स्वे, हॉर्स स्वे मैग्नेट। हिंदी में इसी को बोलते हैं हम लोग नाल चुंबक, नाल चुंबक।
तो कुल मिलाकर के जो चुंबक होता है, जो प्रैक्टिकली हम लोग आसपास की दुनिया में जो अप्लाई माने प्रयोग में लाते हैं, वो मैग्नेट में आप देखिएगा तो मूल रूप से 3 तरह का ही मैग्नेट होता है। एक को आप बार चुंबक बोलते हो, छड़ चुंबक बार मैग्नेट बोलते हैं, और एक को रिंग मैग्नेट बोलते हैं, एक को हर्ष सोए मैग्नेट बोलते हैं। ये तीनों मैग्नेट का इस्तेमाल जो है सबसे ज्यादा आज के जमाने में प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि मैग्नेट जो है इसके बाद और किसी शेप का बनाया नहीं जा सकता है। आप किसी भी तरीका से तोड़ तार भी देंगे ना, तो मैग्नेट का शेप कुछ भी रहे, वो मैग्नेट का प्रॉपर्टी रखेगा अपने पास। बात समझे कि नहीं? हम उन मैग्नेट के बारे में आपके साथ चर्चा कर रहे हैं जो ज्यादातर इस्तेमाल में लाए जाते हैं बेसिकली। तो ये जो 3 तरह के मैग्नेट हैं, ये ज्यादातर इस्तेमाल में लाए जाते हैं। और अब आप पॉइंट पर आइए कि मैग्नेट कोई भी हो, दुनिया का कोई भी मैग्नेट हो, मैग्नेट के अंदर में एक गुण पाया जाता है। मैग्नेट बनता ही तब है जब उसके पास कम से कम 2 ध्रुव हो। एक बात याद रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज हम कहीं से तोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं। जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको ये बात पढ़ाया गया था कि चार्ज जो होता था ना, वो घर्षण विधि, इंडक्शन विधि के द्वारा अलग कर सकते थे हम, है ना। तो प्लस अलग हो सकता था, माइनस अलग हो सकता था, अलग अलग हम बात कर सकते थे। लेकिन मैग्नेट में 2 पोल जो होता है वो हमेशा एक साथ होता है, अकेला कभी नहीं रहता है। याद रखिएगा इस बात को। तो मैग्नेट में कम से कम 2 पोल का होना जरूरी है। एक पोल जो होगा उसको हम लोग साउथ पोल बोलते हैं, एक पोल जो होगा उसको हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल 2 ध्रुव जो होता है किसी भी चुंबक में हमेशा पाया जाता है। बात समझे कि नहीं? और ये मैग्नेट का पहचान भी है। हम आपको इस टाइप का जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट दिखाते हैं। बेसिकली ये जो पेन आप देख रहे हो ना, जिससे हम लिख रहे हैं, ये भी मैग्नेटिक पेन है। इसको भी अगर इसमें हम चिपकाते हैं तो यहाँ पर आकर के ये चिपक जाता है बेसिकली। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि हम आपको मैग्नेट दिखाते हैं। देखिए ये जो मैग्नेट है ये हॉर्स सोए मैग्नेट है। इसके जैसा आपको जो है ये मैग्नेट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, फिर आप देखिए ये जो हमारा मैग्नेट है ये बेसिकली रिंग मैग्नेट है। ये जो है अपना ये रिंग मैग्नेट है, ये रिंग मैग्नेट है ना। ये सब जो है आप देख रहे हो ये रिंग मैग्नेट है। और ये जो रिंग मैग्नेट है, इस रिंग मैग्नेट में भी अपना पोल होता है। याद रखिएगा इसमें भी ध्रुव होगा। हम दिखाते हैं कि कैसे आप पता करोगे इसमें। और ये जो आपका है ना, ये छड़ चुंबक है, ये जो है बार मैग्नेट है। ठीक ना। तो कोई भी मैग्नेट हो, उस मैग्नेट का ध्रुव जो होता है ना, हम निकालते हैं। तो निकालने का बेसिकली बार मैग्नेट में तो बड़ा सिंपल तरीका होता है। यही प्रोसेस जो होता है सब पर लागू होता है। अगर किसी भी मैग्नेट को फ्रीली अगर आप ऐसे लटका दो, इस तरह से हमने इसको धागा से बांध रखा है, अगर इसको हम लटका देते हैं और इसको थोड़ा देर के लिए स्टेबल होने के लिए छोड़ दोगे, तो कोई भी मैग्नेट होगा ना, ये उत्तर दक्षिण के डायरेक्शन में जाकर के स्टेबल हो जाएगा। हम लोगों का जो उत्तर दक्षिण डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन में आकर के स्टेबल हो जाएगा। आप देख लो हमारा जो बैक साइड वाला जो डायरेक्शन है, जो बैक साइड वाला डायरेक्शन है, ये आपका उत्तर का डायरेक्शन है, ये जो है नॉर्थ पोल है, और उधर वाला जो है वो साउथ पोल है। आपके साइड का जो है वो साउथ पोल है। तो ये बात आप याद रखिएगा। अगर हम मैग्नेट को इस तरह से घुमा भी देना, इस तरह से घुमा करके भी छोड़ देंगे, फिर भी आप देखना कि वो उसी डायरेक्शन में आकर के स्टेबल हो जाएगा, फिर भी वो इसी डायरेक्शन में स्टेबल हो जाएगा। हम इसको ऐसे भी लेकर के चलें, ऐसे भी, तो भी आप देखिएगा ये उसी डायरेक्शन में जाकर के स्टेबल हो जाएगा। हम इसको कितना घुमा देना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इसको हम फ्री छोड़ दें तो दुनिया का कोई भी मैग्नेट हो, याद रखिएगा वो मैग्नेट नॉर्थ और साउथ में बैलेंस हो जाएगा। वो हमेशा नॉर्थ और साउथ में रहेगा अगर उसको फ्रीली लटका दिया जाए तो। ठीक है, तो इसमें आपका जो नॉर्थ वाला जो पोल होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन में, साउथ वाला पोल जो होता है वो साउथ डायरेक्शन में मान लिया जाता है। एक्चुअल में ये हमेशा नॉर्थ साउथ में आता है। तो इधर वाला जो डायरेक्शन होगा उसको कहा जाता है कि ये मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है जो नॉर्थ में गया था, और जो साउथ में गया था उसको मान लिया जाता है ये मैग्नेट का साउथ पोल है। तो दुनिया का कोई भी मैग्नेट हो, याद रखिएगा उस मैग्नेट के पास 2 ध्रुव अनिवार्य तो होगा, एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। बात समझे कि नहीं? अब कहोगे बार मैग्नेट है, इसमें तो हम लोग आसानी से पता कर लेंगे कि एक साइड नॉर्थ लिए तो एक साइड साउथ लेंगे। फिर इसमें कैसे पता करेंगे? इसमें भी पता कर सकते हैं, इसमें भी आपको मिल जाएगा। आप देख लो एक नॉर्थ है तो एक साउथ है, एक नॉर्थ है तो एक साउथ पोल है। तो ई वाला जो चुंबक है, इस वाले चुंबक में भी आपको जो है नॉर्थ साउथ जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, और इस वाले मैग्नेट में अगर देखोगे ना, ये वाला जो मैग्नेट है ये रिंग मैग्नेट, तो रिंग मैग्नेट का भी एक साइड जो आपका है, अगर ये वाला साइड नॉर्थ है तो ये वाला साइड जो होगा वो साउथ होगा।
माने एक साइड इसका नॉर्थ होगा तो दूसरा साइड जो है वो साउथ होगा। इसका डिजाइनिंग कुछ ऐसा है ना कि ये साइड वाइज जो है नॉर्थ साउथ बनाता है। माने ऐसे नहीं कि इधर का नॉर्थ इधर का साउथ। ये सर्किल का रिंग का जो आप देख रहे हो व्यास माने सरकमफरेंस, इस सरकमफरेंस पर नॉर्थ साउथ नहीं होता है, नॉर्थ और साउथ इसके साइड में होता है। ठीक है, एक साइड अगर नॉर्थ होगा तो एक साइड साउथ होगा। और याद रखिएगा कहीं पर भी अगर दो ध्रुव हो, कोई भी चुंबक हो, तो चुंबक का जो दो ध्रुव होता है ना, दोनों ध्रुव एक दूसरे पर बल लगाता है। अगर सेम ध्रुव दो चुंबक का अगर सेम ध्रुव ले लो तो दोनों चुंबक पर रिपल्सन फोर्स लगेगा, माने एक जैसा ध्रुव विकर्षित करेगा। और अपोजिट एक नॉर्थ एक साउथ लिए तो दोनों क्या करेगा, आकर्षित करेगा। सेम वैसा ही कहानी चलेगा जैसे चार्ज में होता था, प्लस माइनस चार्ज, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता था, और पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव यानी एक जैसा चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता था। ठीक है, हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर हमारे पास एक मैग्नेट को जो है टेस्ट करने के लिए, इसका जो पोल है उसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है। आप देखिए इसमें जो है दो पोल होगा, जैसे कि हमने इसको यहाँ पर मान लीजिए एक मैग्नेट को हमने यहाँ पर रख दिया, मान लो एक और मैग्नेट हम यहाँ पर रख देते हैं, इसी के जैसा एक और मैग्नेट यहाँ पर रख देते हैं। अब अगर हम इस मैग्नेट को इसमें डालें इस तरह से, तो आप देखिए ये मैग्नेट नीचे नहीं गया, ये मैग्नेट जो है हवा में तैर रहा है। अगर जबरदस्ती इसको हम पकड़ के चिपका भी दें तो ये ऊपर भाग जाएगा, ये इसमें चिपकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने जो लिया है इसके नीचे में जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट का भी जो पोल होगा और इसका जो ये वाला साइड नीचे वाला पोल होगा, ये दोनों का पोल जो है एक जैसा है, तो सेम पोल होने की वजह से इसमें रिपल्सन फोर्स लग रहा है। यही मैग्नेट को अगर हम पलट करके यहाँ पर डाल दें तो चिपक जाएगा। इसलिए चिपक गया क्योंकि नीचे वाला मैग्नेट और ऊपर वाला मैग्नेट का पोल जो था वो अपोजिट हो गया था। तो अपोजिट पोल अट्रैक्ट करेगा और सेम पोल जो होगा वो रिपेल कर देगा। अगर आप इसको देखिएगा, जितना ज्यादा पावरफुल मैग्नेट रख दीजिए ये इसमें चिपकबे नहीं करेगा, जबकि हम इसको फ्री छोड़ दिए, इवन डेट कि इसको दाब करके इसे छोड़ भी रहे हैं, तो इसको फिर भी इसको क्या कर रहा है, ये भगा रहा है, यानी इसको जो है नीचे आने नहीं दे रहा है। तो याद रखिएगा ये बात जो है, ये इससे ये भी तो प्रूफ हो गया ना कि इसमें भी पोल होते हैं। मैग्नेट जो है इसमें भी, रिंग मैग्नेट, इसमें भी पोल होते हैं। नीचे जो पोल होगा और ऊपर जो पोल होगा वो अपोजिट होगा, एक साउथ होगा तो एक नॉर्थ होगा। एक बात और याद रखिएगा, नॉर्थ और साउथ पोल मानने का हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम जिसको चाहे उसको नॉर्थ, जिसको चाहे उसको साउथ मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझे कि नहीं? और टेस्ट करने के दरमियान खाली बस मैग्नेट खुद ही ये तय कर लेगा कि कौन पोल सेम है और कौन पोल अपोजिट है, ये खुद तय कर लेगा, ये हम लोगों को तय करवाना नहीं होता है। हम लोग तो नाम देंगे, ठीक ना। तब बेसिकली यहाँ पर सेम पोल की वजह से ये रिपल्सन फोर्स लगा, इसलिए ये इसमें चिपकेगा नहीं। यही अगर उल्टा यहाँ पर रख दे तो ये चिपक गया, इसीलिए चिपक गया क्योंकि इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स था वो माने अपोजिट, चूंकि पोल था तो लगने वाला फोर्स जो था वो अट्रैक्शन वाला फोर्स था। इसमें और भी मैग्नेट को अगर इस तरह से हम चिपका दें, इस तरह से देख लीजिए, बड़ा मैग्नेट को इसमें डाल दिए, फिर भी ये इसमें नीचे नहीं गया। अगर हम इसको पकड़ के छोड़ भी देते, ये बहुत ज्यादा दाब कर रखने के बावजूद भी यहाँ पे चिपकता नहीं है क्योंकि नीचे से फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो बेसिकली एक बात याद रखिएगा, कोई भी मैग्नेट हो, कोई भी चुंबक हो, चुंबक के पास दो ध्रुव होना अनिवार्य है, और वो मैग्नेट का जो ध्रुव होगा वही तय करेगा कि फोर्स अट्रैक्शन का लगेगा या रिपल्सन का लगेगा। हमारे ख्याल से मैग्नेट का ये जो बेसिक बातें हैं आप समझ चुके हैं, लेकिन अब हम आते हैं पॉइंट पर। ये जो पार्ट है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका आप जो है नोट्स बना सकते हो, अपने नोट्स में इसको आप शामिल कर सकते हो। चलिए, पहला पार्ट तो अपना ये रहा। अब देखिए, कोई भी मैग्नेट हो, मैग्नेट में दो ध्रुव होते हैं, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि मैग्नेट के पास जो है वो दो ध्रुव होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, एक को बोलते हैं साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, मैग्नेट का जो ध्रुव होता है ना, वो ध्रुव थोड़ा अंदर होता है, माने इसका जो ये सरफेस आप देख रहे हो, मैग्नेट का ये जो सरफेस है, सरफेस से थोड़ा अंदर होगा। साउथ पोल भी थोड़ा अंदर होगा। तो पोल और पोल के बीच का दूरी को हमने ए मान लिया है, और पूरा मैग्नेट का जो ज्योमेट्रिकल लेंथ है, यहां से लेकर के यहां तक मैग्नेट का जो लेंथ है उसको हमने एल माना है। अब दोनों का कंपैरिजन कीजिएगा तो आप अपने अनुभव से बता सकते हैं कि ए का वैल्यू जो होगा ना, ए का वैल्यू जो होगा वो कम हो जाएगा और एल का वैल्यू जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा। याद रखिएगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच का जो दूरी है, इस दूरी को हम लोग नाम देते हैं मैग्नेटिक लेंथ, या उसको इफेक्टिव लेंथ भी बोलते हैं, प्रभावी लंबाई। क्योंकि जो पोल होता है, पोल ही मूल रूप से मैग्नेट का प्रॉपर्टी है।
तो बेसिकली वो जितना प्रभाव डालेगा उसी की बात हम लोग ज़्यादातर कंसीडर करेंगे। वैसे याद रखिएगा इस बात को कि हमारा ये जो नॉर्थ और साउथ पोल है, इसका जो दूरी होगा वो एल से, यानी कि रियल में जो मैग्नेट का लंबाई होगा उससे हमेशा कम ही रहेगा। ठीक ना, आपसे कभी कभार पूछ देगा कितना कम रहेगा, हम उसका अभी जिक्र करेंगे, लेकिन फिलहाल ये बात आप याद रखिएगा, नॉर्थ साउथ पोल के बीच का दूरी को बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ, चुंबकीय लंबाई, या इफेक्टिव लेंथ, प्रभावी लंबाई। उसका डेफिनेशन भी आगे आपको मिल जाएगा। लेकिन मैग्नेट का जो ज्योमेट्री है जो आपको दिख रहा है, इसका जो लंबाई होगा उसी को ज्योमेट्रिकल लेंथ बोलते हैं और उसको एल से डिनोट करते हैं। तो अब पॉइंट यहाँ पर याद रखने वाली जो है वो ये है कि मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ, यानी कि पोल के बीच का लंबाई और चुंबक का ओरिजिनल लंबाई, इन दोनों का जो रेशियो आता है ना, याद रखिएगा इन दोनों का रेशियो 5/6 आता है हमेशा। कोई भी मैग्नेट आप ले लो, उस मैग्नेट का जो चुंबकीय लंबाई होगा और जो मैग्नेट का लंबाई होगा, पोल के बीच की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा इसको, तो उनका जो रेशियो आएगा ना वो हमेशा 5/6 आएगा। चाहे कितना हो बड़ा या कितना हो छोटा मैग्नेट ले लो, उस मैग्नेट का जो ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है जहां से ये निकाल करके दिया गया है, इन दोनों का रेशियो जो आता है ये 5/6 आता है। ये आप जरूर याद रखिएगा, या इसी को अगर आप सॉल्व कर दीजिएगा तो ये आपका 0.84 ये आता है। तो ये जो लंबाई है ना, ये लंबाई का रेशियो आपको विशेष तौर पे याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये बहुत काम आएगा। ठीक है, कहीं कहीं पर इसी चीज को ऐसे भी लिखा जाता है, मैग्नेटिक लंबाई को LM कह दिया और ज्योमेट्रिकल लंबाई को LG बोल दिया। इन दोनों का जो रेशियो आएगा ये 5/6 आएगा, या इसी को आप 0.84 बोल दीजिएगा, इसी को आप 8.40 बोल दीजिएगा। ये दोनों का जो लंबाई का जो रेशियो होता है ये हमेशा इतना के बराबर आता है। तो अगर आपको यहाँ पर कोई पूछे कि बताइए मैग्नेट का लंबाई कितना होगा, तब मैग्नेट का लंबाई अगर माने मैग्नेटिक लंबाई कितना होगा, तब मैग्नेटिक लंबाई जो आएगा वो 0.84 टाइम्स ज्योमेट्रिकल लेंथ आएगा। ये नंबर छोटा है, ठीक ना, ये नंबर जो आप देख रहे हो ये छोटा है, याद रखिएगा इस बात को। अगर ज्योमेट्रिकल लंबाई 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर होगा तो इसका मैग्नेटिक लंबाई 84 मीटर होगा, माने 84 सेंटीमीटर ही रह जाएगा, याद रखिएगा इस बात को। अगर ये 1 मीटर रहेगा तो ये 0.84 मीटर ही रहेगा, यानी 84 सेंटीमीटर ही रह जाएगा। यानी कि आप अगर गौर करेंगे तो ज्योमेट्रिकल लंबाई से जो हमारा मैग्नेटिक लंबाई है वो 0.616% जो है वो कम है, 16% जो है वो क्या है, कम है। तो ये डाटा आपको विशेष तौर पे याद रखना है ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये जो भाग है इसका भी आप जो है स्क्रीनशॉट लो और नोट्स जो है आप बनाते चलो। ठीक है, तो मैग्नेट के बारे में हमारे ख्याल से इतना बात आप समझ चुके हैं, इतना आपको जानकारी जो है आ चुका है। अब आते हैं आगे। देखिए मैग्नेट जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये प्योर अभी जो पढ़ेंगे हम लोग वो इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे चार्ज हम लोग बात कर रहे थे वैसा ही यहाँ पर पोल है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। बस फर्क ये है कि चार्ज प्लस माइनस अलग अलग हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज अलग अलग हो सकता है, लेकिन नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग अलग नहीं हो सकता है। अगर आप मैग्नेट को 2 टुकड़ा में तोड़ दीजिएगा तो 2 अलग से मैग्नेट बन जाएगा, ना कि एक नॉर्थ अलग हो गया साउथ अलग हो गया। पोल कभी भी उसका अलग अलग नहीं होगा, आप उसको टुकड़ा टुकड़ा में तोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी उसके पास नॉर्थ पोल साउथ पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल हमेशा बना रहेगा। ठीक है, खाली बस यही होगा कि मैग्नेट का क्षमता थोड़ा सा कम हो जाएगा, मैग्नेट का जो पोल होगा ध्रुव जो होगा उस ध्रुव का सामर्थ्य कम हो जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव प्राबल्य उसको बोलते हैं। तो ध्रुव का जो प्राबल्य है ना वो थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, लेकिन वो मैग्नेट बर्बाद नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो यहां तक आप लोग समझ चुके हैं। आइए अब नेक्स्ट पेज पे अब आते हैं आगे। पहले तो ये डेफिनेशन जो है इसको भी आप नोट कर लो, क्योंकि अभी जो बताए थे वही चीज यहाँ पर है कि इफेक्टिव लेंथ प्रभावी लंबाई क्या होता है, इसी को मैग्नेटिक लेंथ भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। एक ज्योमेट्रिकल लेंथ ये क्या होता है, फिर आपका एक जो होता है मैग्नेटिक एक्सिस, यानी वो जो मैग्नेट हम बना रखे थे ना, ये जो मैग्नेट होता है इस मैग्नेट का ये जो नॉर्थ पोल है और ये जो आप साउथ पोल देख रहे हो, तो इसको मिलाने वाला जो लाइन होगा ना, इस लाइन को ही आप बोलते हैं क्या चीज, मैग्नेटिक एक्सिस, यही चुंबकीय अक्ष है। तो पहले आप क्या करो, इसका भी जो है स्क्रीनशॉट लो और इसे भी आप अपने नोट्स में जो है शामिल कर लो। एक पॉइंट तो ये रहा जो डेफिनेशन का हिस्सा है,
जो आपको विशेष तौर पे तैयार रख लेने हैं, ठीक ना। थोड़ा सा रुक जाइए 1 मिनट। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। देखिए मैग्नेटिज्म जो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में ये विशेष तौर पे जो डेफिनेशन वगैरह अगर आपसे पूछा जाए तो उसके लिए हम केवल यहाँ पर लिख रखे हैं कि चुंबकत्व क्या है। तो चुंबकत्व के बारे में आप ये बोल सकते हो कि द फेनोमेना बाय वर्चू ऑफ व्हिच अट्रैक्टिंग और रिपल्सिंग फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स डेवलप, माने दो वस्तुओं के बीच में जब आकर्षण या विकर्षण बल उत्पन्न होता है तो ऐसे प्रक्रिया को, ऐसे घटना को आप कहाँ पढ़ते हो, चुंबकत्व में। इसीलिए इस घटना को आप चुंबकत्व बोल सकते हो, मैग्नेटिज्म बोल सकते हो। तब मैग्नेटिज्म तो बेसिकली दो तरह से आएगा ना। अब पहले जो हम लोग पढ़े थे मैग्नेटिज्म का जो सोर्स था, तो पहले जो हम लोग पढ़े थे वो पढ़े थे करंट की वजह से। सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म क्या था, करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर। कोई भी वायर है अगर उससे धारा निकल रहा है, यानी धारावाही धारावाही तार, तो धारावाही तार के चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। और एक तो आपका मैग्नेटिक मटेरियल रहेगा ही, एक जो आपका है ये मैग्नेटिक मटेरियल है ही। तो चुंबकत्व डेवलप करने का जो प्रक्रिया है वो दो है, मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल। तो दो तरह का, दो तरीका से चुंबकीय पदार्थ, इसको आप बोल दीजिए चुंबकीय पदार्थ। तो दो तरह से चुंबकत्व जो है वो विकसित किया जा सकता है। एक तो पहले हम लोग ये वाला जो पार्ट है इसको तो हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं इसको। और एक जो हमारा जो नया है जिसको हम अभी पढ़ना शुरू कर चुके हैं वो है चुंबकीय पदार्थ। तो चुंबकत्व का स्रोत हमारे पास दो है, एक करंट है और एक मैग्नेटिक मटेरियल है। तो करंट के बारे में हम लोगों ने डिटेल में अध्ययन किया है कि वो चुंबकीय गुण कैसे उत्पन्न करता है, उसका सारा जानकारी हम लोगों ने प्राप्त किया है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखिएगा, जो करंट की वजह से, याद रखना, जो करंट की वजह से मैग्नेटिज्म डेवलप करेगा यानी मैग्नेट जैसा व्यवहार करवाएगा, तो उसमें नॉर्थ और साउथ पोल जो होता है ना वो रहना अनिवार्य नहीं है। माने बेसिकली एक तरह से कंबाइन रूप में जो है ना उसमें पोल आपको दिखेगा नहीं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसमें जो है हम लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। हाँ वही अगर सोलेनॉइड होगा, परिनालिका जिसको बोले थे, तो अगर उसको आप बनाते हो जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, वो अगर आप बनाते हो तो वहां पर नॉर्थ साउथ जो है आप डिसाइड कर सकते हो। लेकिन अगर कोई तार है इससे करंट चल रहा है तो किधर बोलोगे, इधर नॉर्थ इधर साउथ, कैसे बोलोगे? वो तो अपना समझने के लिए लोग मानते हैं कि हमारा जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड जो होगा, फील्ड लाइन जो होगा वो ऐसे चलेगा। तो ऐसे चलेगा तो निकलता है एक तरह से, जहां से निकलता है उसको नॉर्थ बोलते हैं और जहां इंटर करता है उसको साउथ बोलते हैं। अभी हम थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे भी उसको। तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर धारावाही चालक तार के पास नॉर्थ साउथ पोल जो है वो फिक्स होना जरूरी नहीं है। तो ये बात समझ लीजिए, ऐसा केवल कहाँ पे होता है, जहां मैग्नेटिक मटेरियल हो, चुंबकीय पदार्थ जहां पर होगा वहीं पर ध्रुव का चर्चा होगा, ठीक ना। चाहे कोई मैग्नेट हो, जैसे कि ये मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट में एक साउथ होगा एक नॉर्थ होगा, लेकिन धारावाही चालक तार में इसका कोई आवश्यकता नहीं है। ये पॉइंट आप समझ गए। चलिए अब हम आगे आते हैं, इसका भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी जो है आप अपने नोट्स में जो है शामिल करते चलो। ये तमाम बातें जो है आपको तैयार रहना चाहिए। चलिए अब चूंकि हमने आपको पहले भी बोला है कि हम लोग जो कुछ भी बात करेंगे उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा गुण जो है आपको देखने को मिलेगा। माने इलेक्ट्रोस्टैट में जो आप पढ़े थे वही चीज़ थोड़ा बहुत जो है आपको अनुभव होगा, वही बात इधर भी आ रहा है, ठीक है। तो हमारा पहला जो एक नियम है इसको बोला गया फंडामेंटल लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस। याद कीजिए जब हम दो चार्ज रखे थे, एक प्लस एक माइनस, या फिर कोई भी प्लस प्लस माइनस माइनस कोई भी चार्ज, तो उन चार्जों के बीच में एक फोर्स लगा था जिसको कूलम फोर्स बोले थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोले थे, इलेक्ट्रिक फोर्स बोले थे। तो आप उसको फोर्स बोले थे, तो वो फोर्स का हम लोग फार्मूला ड्राइव किए थे। ड्राइव क्या किए थे, जो कूलम का नियम बोला था उस नियम के आधार पे हम लोगों ने एक फार्मूला लिखा था जिसको कूलम फोर्स फार्मूला हम लोगों ने कहा था। सेम उसी तर्ज पे हम लोग अभी जो है एक कूलम का फार्मूला ड्राइव करेंगे, लेकिन ये कूलम का फार्मूला मैग्नेटिज्म का होगा। जैसे हम अभी आपको दिखाए ना कि दो पोल, माने एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल अट्रैक्ट करेगा, एक साउथ पोल रिपेल करेगा,
नॉर्थ पोल रिपेल करेगा, तो कितना बल से वो रिपेल करेगा, कितना बल से अट्रैक्ट करेगा, ये बात हम लोग किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला से ही निकाल सकते हैं। और ये मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है बेसिकली चुंबकत्व में इस नाम से जाना जाता है, फंडामेंटल लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस, यानी इसका जो मूल नियम है उस नियम के अनुसार जो है ये उस नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, तो आइए हम इसको देखते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, इस नियम के अनुसार से अगर देखोगे कोई भी मैग्नेट अगर ले लो, हम यहाँ पर डायग्राम बना दे रहे हैं मैग्नेट का, ठीक ना। चलिए यहाँ पर हम आपको जो है डायग्राम बनाते हैं। कोई भी मैग्नेट अगर मान लीजिए ये मैग्नेट है, यहाँ पर जो है मान लीजिए एक मैग्नेट हम ले लेते हैं, ठीक ना। ये मान लीजिए हमारा एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होगा, इस मैग्नेट में एक साउथ पोल होगा। तो स्वाभाविक बात है कि आप इसका जो है कुछ दूरी पर तो आप इस मैग्नेट को रखोगे। ये जो मैग्नेट है ऐसा है कि कुछ दूरी पर तो होगा। मान लेते हैं इसका जो ये दूरी है, जो भी इसका जो लेंथ होगा, इस लेंथ को हम ए मान लेते हैं। और ये जो मैग्नेट आपने लिया है, इस मैग्नेट का अपना पोल स्ट्रेंथ होगा, इसको पी मान लेते हैं। क्या होता है पोल स्ट्रेंथ, थोड़ा देर में आगे जाकर के हम लोगों को चर्चा करना है, लेकिन इतना याद रखो अभी, पोल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि कोई भी चुंबक हो तो चुंबक का जो ध्रुव होगा, जैसे मान लीजिए ये चुंबक है, तो ये चुंबक का जो ध्रुव होगा, इस ध्रुव के पास अपना क्षमता होगा खींचने का। ये जो मैग्नेट होगा इसको खींचने का अपना क्षमता होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए हम इसमें अगर चिपकाते हैं इस तरह से, तो ये जो ध्रुव होगा कितना क्षमता से इसको खींच रहा है, कितना पावर के साथ इसको खींच रहा है, उसी को बोलते हैं मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ। इसका ध्रुव का क्षमता या इसको ध्रुव प्राबल्य इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये ध्रुव प्राबल्य जो है इसको हम लोग यहाँ पर पी से डिनोट करेंगे। और ये जो इसका वैल्यू अगर एगो का पी है तो दूसरा का भी पी ही रहेगा। एक सिंगल मैग्नेट में जब हम बात करते हैं तो दोनों का पोल स्ट्रेंथ जो होता है वो इक्वल माना जाता है। ठीक है, तो इसका पी है तो उसका भी क्या मानोगे पी। तो इसमें कहता यह है, इस नियम का कहना यह है, जैसे कि चार्ज में आप लोग पढ़े थे ना, नॉर्थ साउथ पॉजिटिव निगेटिव, वैसा ही नॉर्थ साउथ यहाँ पर होगा। और चार्ज का वैल्यू जो होता था, एक्चुअल में चार्ज को डिनोट करते थे हम लोग प्लस माइनस से, लेकिन चार्ज का वैल्यू लिखते थे ना क्यू, वैसा ही यहाँ पर इसका जो वैल्यू आएगा, पावर स्ट्रेंथ जो आएगा उसको पी मानेंगे। लेकिन दोनों संयोग से याद रखना कि ये आपका इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। चलो एक काम करते हैं, इक्वल नहीं मानते हैं, इसको P1 मान लेते हैं, इसको P2 मान लेते हैं। ठीक ना, वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पर अगर एक सिंगल मैग्नेट हो तो उसका पोल स्ट्रेंथ जो होता है वो इक्वल मान लिया जाता है। ठीक है, अभी तत्काल में चलो हम एकदम प्योर इलेक्ट्रोस्टेट इसको बना देते हैं, दोनों एगो को P1 एगो को P2 मान लेते हैं। ठीक है, एगो का पोल स्ट्रेंथ P1 एगो का P2 मान लेते हैं। तो इसका कहना है इस नियम का कि इन दोनों ध्रुवों के बीच लगने वाला जो चुंबकीय बल होगा ना, मैग्नेटिक फोर्स जो होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों ध्रुवों के परिमाण के प्रोडक्ट का। जैसे कि दो चार्जों के बीच लगने वाला जो बल था वो दोनों चार्जों के गुणनफल के समानुपाती था, वैसा ही यहाँ पर ये दोनों ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्य के गुणनफल का समानुपाती होगा। ठीक है, वही बात यहाँ पर लिखे हैं, द फोर्स बिटवीन टू पोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, है ना। यानी कि दोनों ध्रुवों के बीच लगने वाला बल ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, एकदम सेम टू सेम इलेक्ट्रोस्टैट वाला फोर्स है। अब दूसरा पॉइंट पे आ जाओ, इसी का दूसरा स्टेटमेंट इस नियम का। इसका कहना है कि दो फोर्सों के बीच लगने वाला जो बल होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों पोल के बीच के दूरी के वर्ग के, यानी कि ए स्क्वायर का, क्योंकि दोनों पोल के बीच के दूरी को ए माने हैं। बात समझे, इसको जब ए माने हैं तो दोनों के बीच का जो दूरी आएगा वो दूरी का स्क्वायर कर दो, उसका ये फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स अगर दूरी बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक बात है कि मैग्नेटिक फोर्स का मान क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है पॉइंट। तो हम लोग यहाँ पर दो पॉइंट जो लिखे हैं, अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको अनुभव होगा कि ये सारा का सारा कहानी जो है इलेक्ट्रोस्टेट से जुड़ा हुआ है। उसी तरह का, खाली बस चार्ज की जगह पोल स्ट्रेंथ आ गया है, ध्रुव प्राबल्य आ गया है। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो ये इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, जो इक्वेशन अभी हम लोगों ने बनाया था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से
ये दोनों समीकरण को हमें सॉल्व करना है। देखिए पहली बात तो चुंबकीय बल जो था इसमें जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसको आप ऊपर एक साथ रख लो, और जो दूरी का स्क्वायर का जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसको भी इसके साथ कर दो, नीचे रहेगा ऊपर रहेगा। जब भी प्रोपोर्शनल साइन हम लोग हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। यहाँ पर मान लेते हैं ये कांस्टेंट के है, ये P1 P2 अपॉन ए स्क्वायर। लेकिन चुंबकत्व का जो कांस्टेंट था ना, वेयर आपका ये जो चुंबकत्व का जो कांस्टेंट था के इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये जो आपका कांस्टेंट था याद रखिएगा, ये जो नियतांक था इसका वैल्यू हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। नियतांक जो था इसका वैल्यू हम लोग पढ़ चुके हैं और वो था μ0 अपॉन 4 पाई। अगर आपको ध्यान हो तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जहां पर μ0 के बारे में आपको पहले जानकारी हम दिए थे कि μ0 जो होता है ये परमिएबिलिटी होता है, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी इसको हिंदी में हम लोग बोले थे चुंबकशीलता, चुंबकशीलता। ये बात हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, है ना। तो बेसिकली चुंबकत्व का जब हम लोग कोई भी मैग्नेटिज्म का फोर्स या इसका चर्चा करते हैं तो इसमें जो कांस्टेंट जोड़ते हैं, इस कांस्टेंट का नाम हम लोगों ने कांस्टेंट का वैल्यू जो है हम लोगों ने ये पढ़ा था μ0 अपॉन 4 पाई, ठीक है। और इसका वैल्यू जो होता है ये भी फिक्स होता है। इसका वैल्यू हमने आपको बताया है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर, ऐसा करके हमने आपको ये बताया है। तो अब अगर ये वाला वैल्यू उठा के यहाँ रख दोगे तो हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा μ0 अपॉन 4 पाई, और ये आपका हो जाएगा P1 इंटू P2 अपॉन ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर यहाँ पर डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किया गया है, दो ध्रुवों के बीच का जो दूरी है उसके लिए ये इस्तेमाल किया गया है। अगर आप चाहे तो इसके बारे में भी लिख सकते हैं। FB तो आप समझ गए होंगे, इसको बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय, चुंबकीय बल, ये चुंबकीय बल है, ठीक है। उसके बाद P1 एंड P2, P1 एंड P2 इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो आपका पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ, इसको आप ध्रुव परावल्य ये कहेंगे, ठीक है। ये तो खैर डिस्टेंस है, ये तो आपका डिस्टेंस है, ये दूरी आएगा, दोनों ध्रुवों के बीच का जो दूरी है वो है, ठीक ना। इसमें केवल एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप याद रखिएगा, SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। किसी भी ध्रुव का जो ध्रुव परावल्य होता है ना उसको मेजर किया जाता है, हमेशा याद रखना, एम्पियर इंटू मीटर में, एम्पियर इंटू मीटर में, ठीक है। ध्रुव परावल्य का, ध्रुव परावल्य, परावल्य का SI मात्रक, तो ध्रुव परावल्य का जो SI मात्रक होता है वो आता है क्या चीज, एम्पियर इंटू मीटर। ये पॉइंट आपको विशेष तौर पे याद रखना है, कैसे आया क्यों आया ये आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल इसको आप याद रखिएगा, ये एम्पियर इंटू मीटर होगा ध्रुव परावल्य का यूनिट। और ये जो फॉर्मूला है ये फंडामेंटल फोर्स फॉर्मूला है, माने किसी भी मैग्नेट के दो ध्रुवों के बीच में अगर आप चाहें तो अलग अलग मैग्नेट भी ले सकते हैं, इसीलिए इसका जो है बाद में हमने इसको P1 P2 कर दिया। तो अगर दो ध्रुवों के बीच में अगर बल लगा, चाहे वो आकर्षण बल हो चाहे विकर्षण बल हो, तो उन दोनों ध्रुवों के बीच लगने वाला बल का परिमाण कितना होगा, मात्रा कितना होगा, ये हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। डायरेक्शन तो बड़ा सिंपल है निकालना, सेम अगर पोल होगा तो रिपेल करेगा, भगाएगा एक दूसरे को, और अगर अपोजिट पोल होगा तो अट्रैक्ट करेगा, ये तो स्पष्ट है। लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो इस फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जाए। तो हमारे ख्याल से आप ये बात जो है समझ चुके हैं। तो पहले आप ऊपर हेडिंग जो हमने बनाया है इसको आप भी अपने नोट्स में शामिल कर लो। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लो, ये वाला पेज का पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब आते हैं दूसरा पेज पर, इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। और ये सब आप नोट्स में एक एक करके उतार लेना बढ़िया से, क्योंकि ये सब जो है ना आपका बहुत काम आएगा। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, और ये जो पॉइंट है
आपको थोड़ा बहुत अनुभव हो गया होगा। हम लोगों ने पढ़ा था किसी भी चार्ज के चारों ओर फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। उसी तरह कोई भी मैग्नेट हो, इस मैग्नेट के चारों ओर के फील्ड को हम लोग मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। दरअसल ऐसा है ना कि अगर आप एक मैग्नेट को इस तरह से अगर आप लटकाते हैं तो जरा सोच कर देखिए, ये जो मैग्नेट है ये अट्रैक्ट होता है, ये इसको खींच लिया, तो इसका मतलब हम तो इसके बगल में केवल ले गए, इसको तो सटा नहीं रहे थे, लेकिन इसको जो है ये चिपका देगा। तो चिपका देगा इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो फील्ड होता है उस फील्ड में जैसे ही हम ले गए तो इसको ये चिपका दिया। तो कोई भी मैग्नेट हो, इस मैग्नेट के चारों ओर का जो फील्ड होगा उस फील्ड को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, चुंबकीय क्षेत्र। और एक और बात आप याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है चुंबकीय क्षेत्र, किसी धारावाही तार के चारों ओर भी तो बनता है, तो उसको भी मैग्नेटिक फील्ड हम बोल सकते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र को डिफाइन अभी जो हमें करना है, अभी जो हम लोग डिफाइन करेंगे, तो मूल रूप से हमको किसी मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ना है, तो मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को बात करना है। लेकिन आप डेफिनेशन में इस बात को जोड़ सकते हो कि कोई भी चुंबक हो या धारावाही चालक तार हो, उसके चारों ओर का जो फील्ड होगा उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, या उसी को बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र। वही डेफिनेशन में हमने लिखा भी है, द स्पेस अराउंड एनी मैग्नेट और करंट कैरिंग वायर, किसी चुंबक या धारावाही चालक तार के चारों ओर का एक फील्ड जिसके अंदर कोई और मैग्नेटिक मटेरियल को ले जाओगे तो उसके ऊपर में फोर्स लगेगा, चाहे वो अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो। तो ऐसे क्षेत्र को जिसमें ऐसा फोर्स लगेगा, इस फील्ड को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। और बेसिकली अगर मान लीजिए हम आपसे ये बोले कि मान लीजिए हमारे पास एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, और इस मैग्नेट के चारों ओर मान लीजिए एक ऐसा हमने फील्ड बना रखा है, जो भी इसका पोल होगा, पोल स्ट्रेंथ, उसका हमने फील्ड बना रखा है। तो इसका फील्ड कहां से शुरू होगा, कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए याद कीजिए टेस्ट चार्ज ले जाते थे इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने के लिए। उसी तरह से इसमें आप एक टेस्ट पोल ले जाइएगा, कोई ध्रुव ले जाइएगा, ध्रुव का है तो एक मैग्नेट ले जाइएगा छोटा सा, और उस मैग्नेट पर जहां से फोर्स लगना शुरू हो जाए समझ जाइएगा कि इस चुंबक का वहां से फील्ड शुरू हो गया। हम लोग इसका अगर मैथमेटिकली अगर इसी को लिखना चाहे गणितीय रूप में, अगर हम इसको लिखना चाहें, जो हमारा फील्ड है उस फील्ड को लिखना चाहे, तो मैग्नेटिक फील्ड जो था उसको बी से डिनोट किए थे। तब मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो हमेशा मैग्नेटिक फोर्स अपॉन टेस्ट पोल, इससे पहले जो आप पढ़े थे वो टेस्ट चार्ज था, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, टेस्ट पोल, ये इसके रेशियो के बराबर आएगा हमेशा। याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है किसी भी चुंबक के चारों ओर या धारावाही चालक तार के चारों ओर, अगर आप चुंबक का क्षेत्र निकालना चाहते हैं तो किसी टेस्ट मैग्नेट को आपको ले जाना पड़ेगा। यहां पर नहीं हो तो इसको हम लिख देंगे, ये टेस्ट पोल है, ठीक ना, इसको आप बोल सकते हो परीक्षण ध्रुव है। इसको ले गए और चेक करेंगे, जहां से इस पर बल लगना शुरू हो गया समझ लीजिए वहां से इसका फील्ड शुरू हो गया, तो उसके चारों ओर आप घूम जाइए, तो चारों ओर जैसे घूमेंगे तो वही उसका क्या होगा, फील्ड होगा। और ये निकालने के लिए हमारे पास वैल्यू मैथमेटिकल फार्मूला जो आता है वो होता है कि जितना इस पर फोर्स लगेगा, दूरी पर जितना फोर्स लगेगा वो फोर्स को निकाल लो, इस मैग्नेट के पोल और इसके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो निकाल लो, और डिवाइड कर दो इसके पोल स्ट्रेंथ से, जो भी इसका ध्रुव प्राबल्य होगा उस ध्रुव प्राबल्य से इसको भागा दे दो, जो आ गया वही इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। और मैग्नेटिक फील्ड का अगर SI मात्रक की बात करें, आप लोगों ने वैसे पढ़ा है लेकिन फिर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं, SI यूनिट ऑफ P, मैग्नेटिक फील्ड का SI मात्रक। पहले तो इसके फॉर्मूला से आप निकालो, फोर्स का जो SI मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, और अभी जस्ट आपको हमने बताया है पोल स्ट्रेंथ का SI मात्रक जो होता है वो एम्पियर इंटू मीटर होता है। तो न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर जो आएगा ये इसका मात्रक हो जाएगा, SI मात्रक किसका, चुंबकीय क्षेत्र का। और इसी को हम लोगों ने नाम दिया था टेस्ला, इसी का हमने नाम दिया था टेस्ला, या इसी को आप बोलते थे वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार एक तरह से हम आपका रिवीजन करवा दिए, ये चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक है, ठीक ना। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के डेफिनेशन को और ये जो फॉर्मूला है
इस फॉर्मूला को विशेष तौर पर ध्यान रखने के लिए आप इसको भी अपने नोट्स में शामिल कीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको बढ़िया से अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग जो अभी देखे वो क्या था, मैग्नेटिक फील्ड। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखो कोई चार्ज था, पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज के चारों ओर जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड आता था वो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट में निकाला था। यहाँ भी अगर कोई पोल हो, एक पोल की हम बात करते हैं, हालांकि किसी भी मैग्नेट में मोनोपोल का प्रचलन तो है नहीं, लेकिन हम कहते हैं कि एक पोल का एक ही साइड का हमको निकालना है फील्ड, एक साइड का, दूसरे साइड का नहीं पता करना है। तो एक साइड का निकालना, तो किसी एक पोल के चारों ओर अगर हमको फील्ड निकालना हो, यानी चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, निकालने का हमारे पास क्या तरीका है, हम उसी मुद्दा पर अब जो है बात करने वाले हैं। ठीक ना, देखिए तो हमारा जो हेडिंग बनेगा, जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक यही है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी पोल। कोई भी एक पोल ले लो आप, जैसे मान लो हम यहाँ पर मान लिए कि हमारे पास एक पोल है P, और इस P पोल से कुछ दूरी पर, लेट अस सपोज यहाँ पर एक डिस्टेंस लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस को हम कुछ नाम दे देते हैं, जैसे मान लो R नाम दे दिए। इस पॉइंट पर हमको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इस वाले ध्रुव के कारण। तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, पहले तो एक टेस्ट पोल को लाएंगे, एक टेस्ट पोल जो होता है इस पोल को यहाँ पर लाएंगे। जैसे ही टेस्ट पोल पर लाएंगे तो ये वाला ध्रुव जो होगा इसके ऊपर बल लगाएगा, तो वो बल जब लगाएगा तो उसी बल से हम इसका जांच कर लेंगे कि इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बराबर आप लोग अभी जस्ट फॉर्मूला देखे, फोर्स बट्टा टेस्ट पोल, टेस्ट चार्ज लिख रहे हैं, टेस्ट पोल, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कब कर सकते हो, जब आपको फोर्स का वैल्यू पता हो। तो बल हम कैसे निकालेंगे, तो दो पोल के बीच लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला, जैसा कि हम जानते हैं, दो पोल के बीच लगने वाला जो चुंबकीय बल का जो फॉर्मूला होता है, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है, म्यू 0 बट्टा 4 पाई इंटू P1 इंटू P2, P1 इंटू P2 बट्टा ए स्क्वायर, यानी कि दोनों ध्रुवों के बीच का दूरी, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा है। तो हमारा जो अभी का मामला है, इस पर अगर इसी फॉर्मूला को बैठाते हैं तो देखिए म्यू 0 अपॉन 4 पाई तो रहेगा, पोल 1 को हम P मान लेते हैं, पोल 2 को हम P0 मान लेते हैं, और दोनों के बीच का दूरी जो है वो R है, तो A के जगह R स्क्वायर कर लेंगे, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। तो हम अब जो है फोर्स का वैल्यू निकाल चुके हैं, हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो चूंकि मैग्नेटिक फील्ड बराबर फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फोर्स अपॉन पोल स्ट्रेंथ, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है, चुंबकीय क्षेत्र बराबर जो होता है वो चुंबकीय बल बट्टा जो ध्रुव प्राबल्य जो होता है, जो चेक करने के लिए ले गए थे परीक्षण ध्रुव। तो हम अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का मान यहां पर बैठा देंगे, इसीलिए P इज इक्वल टू अपने पास जो आएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई P0 अपॉन R स्क्वायर, और ये टोटल का बट्टा जो है P0 है, तो P0 और P0 तो कट जाएगा, ये जो जांच ध्रुव है उसका ध्रुव प्राबल्य कट जाएगा। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा म्यू 0 बट्टा 4 पाई, और पोल स्ट्रेंथ जो जिस पोल का हमको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उसका केवल बच गया, और बट्टा R स्क्वायर। ठीक है, ये जो आपका बच गया, ये जो टर्म आपका जो केवल बच गया, इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, लेकिन किसकी वजह से, तो पॉइंट चार्ज की वजह से। तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया वो क्या आया, पॉइंट चार्ज बोल रहे, पॉइंट पोल की वजह से। ठीक है, पॉइंट पोल या किसी भी पोल की वजह से अगर निकाला जाए तो उसका जो आएगा वो क्या आएगा, P बट्टा R का स्क्वायर, म्यू 0 बट्टा 4 पाई इंटू P डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जो है मिलता जुलता है आपका पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे उससे। अगर नहीं हो तो एक बार थोड़ा याद कर लो, हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जो होता है वो निकाल के आपको दिखाए थे, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 और एक चार्ज डिवाइड बाई R का स्क्वायर, ऐसा करके हमने निकाला था। एकदम सेम पैटर्न पे, खाली बस कांस्टेंट दोनों का चेंज हो जाएगा, और चार्ज की जगह पे पोल स्ट्रेंथ आ जाएगा, डिस्टेंस जैसे लेते हैं यहाँ पर वैसा ही वहां पर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पैटर्न पर निकाले थे उसी पैटर्न पर आप मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। तो पहले इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के और इसका भी आप जो है अपना नोट्स बनाइए। एक तो ये रहा,
चलिए अब आते हैं फील्ड लाइन पर, अब आते हैं फील्ड लाइन पर। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़े थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में हमने आपको बताया था कि उसमें चार्ज जो होता था प्लस चार्ज, उस प्लस चार्ज की वजह से फील्ड जो है बाहर निकलता था प्लस चार्ज से, और माइनस के ऊपर में ये फील्ड जाकर के समाप्त हो जाता था। उसमें एक्चुअल में फील्ड का डायरेक्शन इन माने इनवर्ड था, अंदर की तरफ था। बात समझे कि नहीं? तो मैग्नेट में किस टाइप का घटना घटता है इसको आप समझ लीजिए। और दूसरी बात, जैसा कि आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टेट में याद किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी जो होता है क्या है, उसी प्रकार से इसका प्रॉपर्टी भी आपको विशेष तौर पे याद रखने हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसको। पहली बात तो फील्ड लाइन जो होता है, चुंबकीय छत्र रेखाएं एक ऐसा रेखा है जो हमेशा उस पॉइंट पर हमेशा जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाने का काम करेगा। इसका मेन काम यही होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ये दिखाएगा, चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएगा। तो बेसिकली चुंबकीय छत्र रेखा पर आप जिस भी पॉइंट पर चले जाइए, उस पॉइंट पर आपको चुंबकीय छत्र का डायरेक्शन मिल जाएगा। तो चुंबकीय छत्र रेखा जो है ना, वो याद रखिएगा नॉर्थ पोल से चलता है और साउथ पोल पे जाके समाप्त हो जाता है। नॉर्थ से निकलेगा साउथ पे समाप्त हो जाएगा। हम लोग चार्ज में पढ़ते क्या है, चार्ज में आपको जो पढ़ाया गया है वो पॉजिटिव से निकलता था, निगेटिव पे समाप्त होता था। पॉजिटिव से निकला, निगेटिव पे समाप्त हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉर्थ से निकलेगा और साउथ पे समाप्त हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये इसका प्रॉपर्टी हो गया, ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। जैसा कि हम पहले भी बताए थे कि प्रॉपर्टी आपसे जो है पूछा जाएगा, तो प्रॉपर्टी में आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या लिखोगे। तो पहला प्रॉपर्टी हो गया कि हमेशा जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वो नॉर्थ से इमिट होता है और साउथ पे समाप्त होता है। ये सारा बात अभी लिखवा देंगे, परेशान नहीं होना है, लेकिन आप समझते चलो। जो पॉइंट आप वहां पर रहते वही पॉइंट यहां पर आप समझते चलो। तो यहां से निकलेगा नॉर्थ से साउथ पे समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात कि ये जो आप देख रहे हो नॉर्थ से निकल रहा है, तो जहां से ये निकला है वहां पर फील्ड लाइन का डेंसिटी ज्यादा है, जहां पे समाप्त हो रहा है वहां पर भी फील्ड लाइन का डेंसिटी ज्यादा है। तो जहां पर चुंबकीय छत्र रेखा का घनत्व ज्यादा होगा, वहां पर चुंबकीय बल का मान जो होगा वो ज्यादा होगा। बात समझे कि नहीं? आप देखोगे कहीं पर भी कोई भी मैग्नेट हो, तो इस मैग्नेट में जो है, हमारे पास तो एक ही मैग्नेट है, नहीं तो आपको ये वाला चीजें दिखाते। अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली अगर मान लो हम इसको यहाँ पे चिपका दिए, तो यहाँ पर चिपका देने के बावजूद भी ये कोशिश करता है कि यहाँ पर अगर आप चिपकाओ तो यहाँ पर जो है आपका ये बहुत सटीक चिपकता है। ठीक है, कोई भी अगर दूसरा मैग्नेट को भी अगर देखा जाए, दूसरा मैग्नेट को भी अगर देखा जाए, तो इसका जो अपना पोल होगा ना, जैसे अगर हम ये पोल को अगर चिपका दिए, तो ये देखिएगा इस पोल से ज्यादा जो होता है इसका अपना पोल जो होता है ना, उसको वो ज्यादा चिपकाएगा। माने जैसे होता है अपोजिट पोल, एक साउथ और एक नॉर्थ पोल, तो एक साइडों में अगर चिपकाओगे ना तो ये कोशिश करता है कि ये बीच में चला जाए। माने ये बीच में अगर चिपकाओ तो ये कोशिश कर रहा है साइड में चले जाए। हम इसको यहाँ पर रखें, देखिए चिपक गया, नीचे भाग गया। हम इसको यहाँ पर रख दिए, यहाँ पर बीच में आकर मान लो रख दिए, फिर भी देखो ये नीचे भाग गया। इसीलिए नीचे भाग गया ना, क्योंकि ई वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डेंसिटी ज्यादा है। तो जहां पर फील्ड लाइन का डेंसिटी ज्यादा होगा वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होगा वो भी ज्यादा होगा। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। अच्छा, अब हम लोग आते हैं आगे अगले पॉइंट पर। फिर अगला पॉइंट ये है कि इसके ऊपर कहीं भी अगर स्पर्श रेखा खींचोगे, कहीं भी, तो अगर मान लीजिए ये फील्ड लाइन है, तो इसके ऊपर स्पर्श रेखा अगर खींचा जाए तो यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा, यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा। यानी कि चुंबकीय छत्र रेखा के ऊपर खींचा गया स्पर्श रेखा उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर खींचा जाएगा उस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बताएगा। ये इसका प्रॉपर्टी है। ये पॉइंट भी आपको जो है विशेष तौर पर याद रखना है। दूसरी बात, अगला पॉइंट ये है कि अगर आप किसी मैग्नेट के अंदर की बात करें, अंदर इनवर्ड अंदर, ठीक है, तो कोई भी मैग्नेट है, उस मैग्नेट के अंदर अगर बात करें तो इसका जो फील्ड लाइन होगा ना, वो साउथ से नॉर्थ के तरफ चलेगा, साउथ से नॉर्थ के तरफ चलेगा। याद रखिएगा इस पॉइंट को। हम आपको क्या बोले, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर जो निकलता है वो नॉर्थ से निकल के साउथ पे समाप्त होगा, लेकिन मैग्नेट के अंदर फील्ड लाइन जो होता है वो साउथ से निकलेगा और नॉर्थ पर समाप्त होगा। इसका डायरेक्शन उल्टा होता है। ये पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है। जबकि हम आपको जब इलेक्ट्रोस्टेट में बता रहे थे तो
चार्ज में कभी भी, जब भी चार्ज में से फील्ड निकलता था तो प्लस से निकल के माइनस पर ही समाप्त होता था, उसमें इस तरह का कोई घटना नहीं घटता था। मैग्नेट में ये घटता है। चुंबक में अंदर इंटरनल पार्ट में फील्ड जो होता है वो साउथ से नॉर्थ के तरफ चलता है, लेकिन बाहरी हिस्सा में अगर आप देखोगे तो उसमें ये नॉर्थ से साउथ के तरफ चलता है। ये पॉइंट एक जो है इसका प्रॉपर्टी के अंतर्गत आ गया। अगला, अब अगर आप गौर करेंगे तो ये एक बंद लूप का निर्माण कर रहा है, ये एक बंद लूप का निर्माण कर रहा है। इससे पहले जो आप पढ़े थे, जब विद्युत छतर रेखा पर आए थे तो उस समय आपको बताए थे वो बंद लूप का निर्माण नहीं करेगा, क्योंकि केवल जाता था, आता तो था ही नहीं। यहां पर देख लीजिए, इधर से जा रहा है, उधर से आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, तो ये बंद लूप हो गया ना, एक तरह से बंद लूप हो गया। जाने आने का रास्ता है तो बंद लूप हो गया। तो ये बंद लूप का निर्माण करता है, ये इसका प्रॉपर्टी है। और एक आखिरी प्रॉपर्टी, दो छतर रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करता है, और करना भी नहीं चाहिए। क्यों? वही वाला घटना घटेगा फिर से जो आपको पढ़ाया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड वाला में। यहां पर जब दो छतर रेखाएं आप खींच दोगे तो स्वाभाविक बात है कि दो छतर रेखाओं का जो कटान बिंदु होगा, यहां पर दो स्पर्श रेखा आप खींच दोगे, तो दो स्पर्श रेखा खींच दोगे तो एक ही पॉइंट पर दूगो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा, और ये पॉसिबल ही नहीं है। एक ही पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र का दो दिशा होगा, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको विशेष तौर पे याद रखना है। तो पहले तो आप यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, इसका जो है स्क्रीनशॉट लो और इसको जो है आप नोट्स में शामिल करो। फिर ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आप एक एक करके जो है आप इसका भी स्क्रीनशॉट लो और याद रखना। हम पहले भी बोले हैं कि इस पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वह मैग्नेटिक फील्ड का क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। फिर उसके बाद डेंसिटी जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके स्ट्रेंथ का, यानी कि ज्यादा घनत्व तो ज्यादा फील्ड, कम घनत्व तो कम फील्ड। फिर ये क्लोज लूप का निर्माण करेगा, ये अभी हमने बताया आपको। ये उत्तरी ध्रुव से निकलेगा और दक्षिणी पर समाप्त होगा, ये भी आपको बताया। और मैग्नेट के अंदर का जो डायरेक्शन होगा वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा। ठीक है, तो ये तो पहले 5 प्रॉपर्टी, इसको आप जो है नोट्स में शामिल करो। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी जो था, जो हमने आपको कहा था कि दो छतर रेखा एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं कर सकता है। तो नहीं करने का रीजन क्या है कि जहां पर ये काटेगा वहां पर हम दूगो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और दो स्पर्श रेखा बताता है कि एक ही पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, और ये नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर सकता है। तो आपसे ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, वाई, क्यों नहीं कर सकता है? तो इसका जवाब आपको खुद से लिख लेना है। ठीक है, जो बात हमने आपको बताया है वही जवाब में आपको वहां पर लिखना है। तो ये पॉइंट आपको जो है खुद से लिख लेना है। तो एक तो बात ये रहा, यहां तक जो है आप पहले स्क्रीनशॉट लो, ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को आपको विशेष तौर पे ध्यान में रखना है। ठीक ना, चलिए, तो अभी हम और भी इस पर कुछ बात करेंगे। ठीक ना, थोड़ा सा आप जो है टाइम निकाल करके अब जो है पढ़ाई करो। हमने कहा था भी कि अगर आपका बीच में जो छूटा हुआ है, तो जो हमने टाइम बीच में कंजम्पशन जो किया इधर उधर, उसको जो है मेकअप करने के लिए थोड़ा सा क्लास का साइज हो सकता है तो थोड़ा बहुत बड़ा कर देंगे हम। ठीक ना, तो इसको आप जो है अपने सुविधा अनुसार से आप पढ़ना, है ना। जैसे होता है ना कि आधा भी पढ़े आधा बाद में पढ़ ले, ऐसा टाइप से भी आप जो है इसको कवर कर सकते हो। लेकिन बड़ा बेहतरीन रहेगा अगर आप इसको एक बार में अगर पढ़ लो, तो एक बार में नहीं भी हो पाए तो आप थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर के पढ़ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब बात होगा द्विध्रुव का। द्विध्रुव का, वैसे द्विध्रुव क्या कहना, हम तो पहले ही बोले हैं कि चुंबक जो होता है उसमें दो पोल हमेशा साथ में रहेगा, ये कभी अलग अलग हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये मोनोपोल इसमें होगा ही नहीं, एगो ध्रुव वाला तो कहानी होगा ही नहीं। इसमें जब भी बात होगा तो दो ध्रुव का होगा, इसीलिए इसको द्विध्रुव बोल दो, या द्विध्रुव नहीं भी बोलते फिर भी ये द्विध्रुव बोलाया जा, माने इसका नाम पर ही जाता ऑटोमेटिक, क्योंकि दो ध्रुव हमेशा रहेगा, एक साउथ एक नॉर्थ, एक साउथ एक नॉर्थ, तो दो ध्रुव तो आ ही गया। इसीलिए इसको डाइपोल को अगर थोड़ा सा अगर डिफाइन करना चाहे, जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले भी डिफाइन किया था चार्ज के मामले में, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, उसी तरह अगर इसको डिफाइन करे तो आप यहां पर लिख सकते हो इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड ऑफ पोल्स। अगर मान लो एक पोल है यहां पर, मान लो एक पोल है, एक पोल यहां पर हमने ले रखा है नॉर्थ, यहां पर हमने ले रखा है साउथ, इसका मान लो पोल स्ट्रेंथ P है, इसका पोल स्ट्रेंथ जो है वो P है, मान लेते हैं।
दोनों का पोल स्ट्रेंथ इसमें बराबर होना चाहिए। कोई भी चुंबक में जो बेसिकली होता है वो बराबर होता है। ये बात अभी थोड़ा देर पहले जो हम चर्चा किए थे, तो बराबर हो भी सकता नहीं भी हो सकता, वो अलग अलग पोल के लिए ज्यादातर बात किया जाता है। लेकिन अगर एक ही चुंबक हो तो उसमें बराबर है, तो हम इसको द्विध्रुव तब बोलेंगे। देखिए, अपोजिट पोल, एक नॉर्थ तो एक साउथ, लेकिन दोनों का पोल स्ट्रेंथ बराबर इक्वल हो, मैग्नीट्यूड इसका क्या हो, इक्वल हो, और इसको अगर कुछ दूरी से अलग करते हो तो इसी पूरे सिस्टम का नाम हम लोग देते हैं मैग्नेटिक डाइपोल, चुंबकीय द्विध्रुव। तो ये जो आपका टर्म आया, ये टर्म क्या कहलाएगा, ये पूरा सिस्टम जो है, ये पूरे सिस्टम को आप क्या बोलोगे, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। ये चुंबकीय चुंबकीय द्विध्रुव कहलाएगा, द्विध्रुव कहलाएगा। ठीक है, यही बात हमने डेफिनेशन में लिखा है। वैसा निकाय जिसमें दो विपरीत, जिसमें दो विपरीत, ऐसे विपरीत कर लेना, ठीक है, जिसमें दो विपरीत प्रकृति तथा बराबर प्राबल्य का ध्रुव कुछ दूरी से अलग रहता है तो उसे चुंबकीय द्विध्रुव कहा जाता है। ठीक है, तो एक पॉइंट जो है आपका ये मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में जो है पहले याद रखना है। अच्छा, अब यही जो मैग्नेटिक डाइपोल है, इस मैग्नेटिक डाइपोल का अपना स्ट्रेंथ होगा, जिसको हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसा कि चार्ज वाला में होता था, माने यहाँ पर बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल स्ट्रेंथ को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और वहां पर बोले थे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जब हम लोग चार्ज वाला पढ़े थे तो वहां पर, है कि नहीं। तो यहां पर अगर आपसे कहा जाए कि बताइए द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो इसका डेफिनेशन होता है द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। वो जो मैग्नेट अभी जो आप लिए थे ना, उस मैग्नेट में जो पोल था, जैसे ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, ठीक है, तो इसका जो बीच का दूरी है ना, अब थोड़ा सा ये बात ध्यान रखना आप लोग, इसका जो बीच का दूरी है, इसके बीच के दूरी को थोड़ा सा अलग मान लो, आप 12 मान लो। क्यों मानेंगे, ये बात थोड़ा बहुत आपको आइडिया होने लगा होगा कि जब चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, जैसा कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे चार्ज वाला में, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, वो भी अलग अलग पोजीशन पर, एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन पर जब निकालेंगे, तो उस समय हमको ये बीच से डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करना पड़ेगा तो वो L/2 लेना जो है हमारे लिए ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ सकता है। इसीलिए हम अगर ऐसा लेते हैं तो कम कैलकुलेशन में अपना काम चल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसके बीच का हम ले लेते हैं डिस्टेंस को 12, तो यहाँ पर जो आपका डिस्टेंस आएगा ये 12, और पोल स्ट्रेंथ तो हम लोग P मान चुके हैं दोनों का। तो इसका कहना है कि दोनों पोल में से किसी एक पोल का पोल स्ट्रेंथ और दोनों ध्रुवों के बीच का दूरी, इसका जो प्रोडक्ट आएगा इसी को बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसी को बोलते हैं। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का ये एक फार्मूला हो गया। ठीक है, वैसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में एक बात और याद रखिएगा, आप लोग इससे पहले भी जो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़े थे, क्योंकि हमने आपको ये बताया था IA, हालांकि बिना साइन थीटा जो बताया था उसमें N भी आया था, माने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट NIA करके बनाए थे हम, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स अगर 1 ले लो तो हमारा जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो था उसका फॉर्मूला क्या था, I/A, ऐसा आएगा। ये हमारा जो था ये फॉर्मूला था, ये हम लोगों ने जो है पहले पढ़ा था। अगर इसके साथ कंपेयर करोगे, अगर इसके साथ इसका कंपेयर करोगे तो जो इसका वैल्यू आया इसके बराबर हम लिख सकते हैं, तो P/12 बराबर, इसको अगर लिखे तो यहां पर लिख सकते, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। P का हमको ऐसा ही मात्रक निकालना है, तब P का ऐसा ही मात्रक निकालने के लिए 12 का दूरी है तो दूरी का ऐसा ही मात्रक मीटर आप रखो, I करंट के लिए एम्पियर रखो, एरिया है तो एरिया का जो होगा वो मीटर स्क्वायर होगा, 1 मीटर से 1 मीटर खत्म, तो पोल स्ट्रेंथ का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा एम्पियर इंटू मीटर, जो कि अभी हमने आपको बताया था। और हमने आपको ये बात बोला था कि ध्रुव प्राबल्य का जो ऐसा ही मात्रक है वो आगे चलो हम बता देंगे, प्रूफ कर देंगे कि कैसे आता है। तब बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट का ऐसा ही मात्रक आपको पहले बताया जा चुका है, और जो आपको बताया जा चुका है
उसी आधार पर चूंकि हम लोगों ने एक नया फॉर्मूला यहाँ जनरेट किया पोल स्ट्रेंथ से लेकर के, तो चूंकि दोनों मैग्नेटिक मोमेंट तो एक ही बात कह रहा है ना, तो जब हम इसका इसका जब वैल्यू को बराबर करेंगे तो पोल स्ट्रेंथ का एसआई मात्रक मिल जाएगा। तो अभी हम लोग पोल स्ट्रेंथ का एसआई मात्रक जो है इसको वेरीफाई कर लिए, लेकिन अभी भी अगर आपसे एसआई मात्रक पूछा जाए मैग्नेटिक मोमेंट का, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट, इसको डाइपोल मोमेंट या मोमेंट भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। तो इसको आप मैग्नेटिक मोमेंट बोल दो या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोल दो, तो ये हो जाएगा एम्पियर इंटू मीटर का स्क्वायर। एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, आई करंट के लिए एम्पियर, तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर जो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का ये एसआई मात्रक हो जाएगा। और ये बात आपको विशेष तौर पे याद रखना है, तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लो और इसको जरूर याद रखो। खैर ये बहुत सिंपल बात बता रहे हैं, अभी जितना भी बात अभी तक का जो लेक्चर में हम आपको बताए हैं बहुत बेसिक सा बात है जो बहुत आसानी से समझा जा सकता है, बहुत भारी बात नहीं है ये, है कि नहीं। तो ये सब चीजें जो है आप लोगों को विशेष तौर पे कवर कर लेने हैं, बहुत सिंपल पॉइंट है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या है कि हमारा अब जो है ना, जैसे अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में, चुंबकीय क्षेत्र में, अगर एक मैग्नेट को आप इस तरह से कुछ एंगल पर रख दो, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में अगर रख दो, तो इसके ऊपर में टॉर्क लगेगा, क्योंकि दो फोर्स लगेगा। देखो एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, तो साउथ पोल पर जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के अपोजिट लगेगा। जो मैग्नेटिक फील्ड आपने बनाया है, इस मैग्नेटिक फील्ड के, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, याद रखिएगा ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रोस्टेट एकदम बढ़िया से आप पढ़ के रहो, और तब अगर इस वीडियो को देखो तो और ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा, क्योंकि उसी का एकदम पूरा का पूरा फोटोकॉपी इधर चल रहा है। खाली बस फर्क ये है कि वहां पर चार्ज लिए थे और यहाँ पर पोल ले रहे हैं, ध्रुव ले रहे हैं। तो अगर किसी भी माने द्विध्रुव को, द्विध्रुव बोले तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल को अगर आप किसी एंगल पर किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दीजिए, तो एक पोल को लगेगा फोर्स जो ऊपर की ओर, बाहर की ओर, यानी इसके फील्ड के अपोजिट साउथ पर, और नॉर्थ पर जो लगेगा वो फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन फोर्स लगेगा कितना, पीबी। कैसे, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड बराबर फोर्स अपॉन पोल स्ट्रेंथ। हालांकि ध्रुव प्राबल्य वहां पर जो लिया गया था वो टेस्ट वाला लिया गया था। तो यहां से अगर आपने फोर्स का वैल्यू निकाला तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, पी बी, या पी जीरो लगा दो। यहां पर इसका पोल स्ट्रेंथ को पी मान लिया गया, क्योंकि दोनों का पोल क्या होता है, इक्वल। अभी जस्ट हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था कि किसी भी चुंबकीय द्विध्रुव का ध्रुव प्राबल्य बराबर, खाली बस अपोजिट ध्रुव होगा, एक नॉर्थ पोल तो एक साउथ पोल। तो स्वाभाविक बात है कि एक पर फोर्स लगा अगर पीबी तो दूसरा पर भी फोर्स लगेगा पीबी। खाली बस फर्क ये होगा कि एक का डायरेक्शन जो होगा दूसरे से अपोजिट होगा, बस यही फर्क होगा और कोई विशेष फर्क नहीं होगा। तो हम लोग को पता करना है कि अगर किसी चुंबक को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने रख दिया है, तो इस चुंबक के ऊपर में जो बल लगेगा, जो फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वजह से जो उसमें टॉर्क जनरेट होगा, जो उसमें टॉर्क जनरेट होगा, बल आघूर्ण जो आएगा, वो बल आघूर्ण का मान क्या होगा, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो चूंकि हम लोग वैसे भी टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, टॉर्क जो होता है उस टॉर्क का अगर फॉर्मूला देखो तो चूंकि हम लोग टॉर्क का फॉर्मूला जो है पहले से जानते हैं, टॉर्क बराबर जो होता है वो आता है आर एफ साइन थीटा। ये बात आप लोगों को जो है पहले से ही बताया जा चुका है कि इसका जो फॉर्मूला आता है, टॉर्क का जो फॉर्मूला आता है वो यही आता है, ठीक ना। अब एक बात याद रखिएगा यहां से, इसीलिए अब जब टॉर्क बराबर अगर निकालोगे तो आर बोले तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2L। फोर्स बोले तो कोई भी दोनों में से एगो फोर्स ले लो, इसका वैल्यू क्या है, पीबी। और थीटा तो आपका यहां पर साइन थीटा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो हम इसी चीज को थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में जो है से देखते हैं। जो बात हम लोगों ने अभी देखा है इसी बात को जो है यहां पर अभी हम समझेंगे। देखिए टॉर्क बराबर जो हमारे पास आया है उसमें से सबको अरेंज करते हैं, P इंटू 12 को एक साथ कर देते हैं और B इंटू साइन थीटा को एक साथ कर देते हैं। तो इतना बराबर अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था, इसको बोले हम मैग्नेटिक मोमेंट, और ये आपका साइन थीटा रहेगा। इतना को हम लोगों ने अभी जस्ट नाम दिया है क्या चीज, मैग्नेटिक मोमेंट। ये जो आपका
नहीं हो तो यहाँ पर लिख लेना, चूंकि मैग्नेटिक मोमेंट बराबर फॉर्मूला था पोल स्ट्रेंथ इनटू दोनों पोलों के बीच का दूरी यानी 2L, इसको मैग्नेटिक मोमेंट बोले थे। ठीक है, तो ये जो टॉर्क आया है किसी भी चुंबक पर लगने वाला बल आघूर्ण है, ये चुंबक पर लगने वाला बल आघूर्ण है। अब इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखो, इन वेक्टर फॉर्म, ठीक ना, सदिश रूप में अगर हम इसी को लिखना चाहें, सदिश रूप में, तो अगर इसी फॉर्मूला को सदिश रूप में अगर आप लिखना चाहो तो टाउ बराबर, टाउ जो होता है वो वेक्टर होगा, जो हमारा टॉर्क होता है वो वेक्टर होगा, मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा ये भी वेक्टर होगा, ये भी वेक्टर होगा, और साथ में ये जो बी है आपका वो भी वेक्टर होगा, और इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा, और क्रॉस प्रोडक्ट लगने का रीजन है कि इसमें कौन सा थीटा आया है, साइन थीटा। तो साइन थीटा होने की वजह से इसमें जो है क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा, और आपका टॉर्क का जो फॉर्मूला आएगा उसका वेक्टर फॉर्म यही आएगा, ये इसका जो है वो वेक्टर फॉर्म होगा। तो टॉर्क बराबर जो हम लोग फार्मूला यहां से लिखे हैं वो फार्मूला हमारा जो है ये आएगा, और ये फार्मूला आपको विशेष तौर पे याद रखना है। पिछला क्लास में भी टॉर्क बराबर हम लोगों ने फार्मूला लिखा था, अगर आपको ध्यान हो तो उसमें आपको हमने लिखवाया था बिना साइन थीटा, बिना साइन थीटा। अगर आप थोड़ा सा कंपेयर कीजिए तो आपको पता चलेगा ये भी वही बात है, क्योंकि टॉर्क बराबर यहां से देख लीजिए टाउ बराबर क्या आया है, एम बी साइन थीटा। तो अगर आप यहां से इसको लिखना चाहे तो एम के जगह पे आप आई ए लिख सकते हैं, बी साइन थीटा। केवल इसमें आप एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एक जैसा दिखने लगेगा। तो लेकिन ये जो फॉर्मूला हम पढ़े थे ये बेसिकली करंट के लिए पढ़े थे, कि कोई अगर करंट कैरिंग लूप है उसको अगर चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप रख दो तो उस समय आपके ऊपर टॉर्क जो लगेगा उसमें वो टॉर्क का ये फॉर्मूला आएगा। लेकिन जब कोई मैग्नेट को अगर रख दो, कोई चुंबकीय पदार्थ को रख दो, तो उस पर लगने वाला जो फॉर्मूला होगा वो ये लगेगा। तो ये फॉर्मूला आपको विशेष तौर पे अभी जो बताए हैं ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो, ये जो पॉइंट है इसका आप स्क्रीनशॉट लो, और फिर ये जो शेष बचा हुआ पार्ट है इसका भी स्क्रीनशॉट लो, और इसको आप अपने नोट्स में शामिल जरूर कर लो। ठीक है, तो टॉर्क जैसे पूछा वैसा ही वर्क डन भी पूछेगा, कि अगर ये घूम रहा है तो घूर्णन वर्क डन कुछ ना कुछ होगा ना, घूर्णन कार्य कुछ ना कुछ तो इसका होगा, जिसको आप बोलते हो क्या, इसको बोलते हैं रोटेशनल वर्क डन। तो हम लोग अब जो है ना इसका रोटेशनल वर्क डन निकालने वाले हैं, इसका जो भी रोटेशनल वर्क डन होगा वो रोटेशनल वर्क डन निकालने वाले हैं। तो बेसिकली एक बात याद रखना, रोटेशनल वर्क डन अगर हमको निकालना हो, यही सेम फिगर सेम डायग्राम आपको फिर से बना लेना है। रोटेशनल वर्क, घूर्णन कार्य, घूर्णन कार्य, अगर किसी मैग्नेट को अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लटका देते हो तो उसका जो है घूमना शुरू हो जाएगा, रोटेशन शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से उसमें टॉर्क जनरेट होगा, वर्क डन होगा, वो आपसे पूछेगा। तो पहली बात तो हम लोग टॉर्क निकाल चुके हैं, अब कह रहा है रोटेशनल वर्क डन बताइए। तो देखिए रोटेशन का एक फार्मूला है, वहां से रोटेशनल वर्क डन का वैल्यू आएगा। वर्क डन बराबर रोटेशनल वर्क डन का जो फार्मूला होता है वो टाउ, यहां से आता है डी थीटा, और इसका इंटीग्रेशन हमेशा किया जाता है θ1 से θ2 तक। जब भी किया जाएगा ना तो ये पॉइंट जो है आपको याद रखना है, ये जो थीटा जो हम लोग लेंगे ये θ1 से θ2 तक लेंगे। ठीक है, चलिए, और हम लोग यहां से टॉर्क का वैल्यू जानते हैं, अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला था टाउ बराबर जो हम लोग पढ़े थे एम बी साइन थीटा। ये वैल्यू उठा करके हम टॉर्क की जगह रख देंगे तो हमारा जो है रोटेशनल वर्क डन का जो भी वैल्यू आएगा वो बाहर निकल जाएगा। तो यहां से हम ले लेते हैं θ1 से θ2 तक, और ये एम बी साइन थीटा डी थीटा। देखिए एम बी जो है वो कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट टर्म जो होता है ना वो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर, इसका इंटीग्रेशन जो है वो एम बी आएगा। और अब इसमें केवल बचेगा आपका क्या चीज, साइन थीटा डी थीटा, ये θ1 से θ2 तक। और साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो आप पढ़े होंगे माइनस कॉस थीटा, और इसका θ1 से θ2 तक लिमिट ले लेना है।
अब एक बार हम लोग अपर लिमिट रखते हैं, एक बार लोअर लिमिट रखते हैं। तो वर्क डन बराबर जो आएगा एम बी, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट ले लेते हैं। तो अपर लिमिट लेंगे तो कॉस थीटा 2 पहले लिखाएगा, माइनस लगाते हैं लिमिट रखने के बाद, फिर उसके बाद कॉस थीटा 1 लगाते हैं और घटा देंगे। बस इस माइनस को अगर अंदर ले जाएंगे तो हमारा जो इक्वेशन होगा ना, इक्वेशन में थोड़ा बदलाव हो जाएगा, माने ये टर्म कर्म जो है उसका बदल जाएगा। इसका हो जाएगा एम बी, और इसको आप लिख सकते हो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये जो हमारा है ये रोटेशनल वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। ये जो फॉर्मूला आया ये बेसिकली रोटेशनल वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। तो घूर्णन कार्य का जो फॉर्मूला है अगर आप डिराइव करने जाओ तो यही आएगा। घूर्णन कार्य का जो आपका फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये इसका घूर्णन कार्य का जो है ये फॉर्मूला आएगा जो हम लोगों ने अभी डिराइव किया है। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि अगर मान लेते हैं, इफ ऐसा मान लेते हैं कि थीटा 1 का मान 0 हो, यानी कि शुरुआत 0 से करे, और थीटा मान 2 का मान जो है कुछ है, थीटा है मान लेते हैं, तो उस केस में हमारा जो वर्क डन का इक्वेशन आएगा कैसा आएगा, थोड़ा चेक कर लेते हैं। कि वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो ये आपका जाएगा एम बी, एक बार थीटा 1 का मान कॉस 0 रखोगे और थीटा 2 का मान कॉस थीटा रखोगे, तो कॉस 0 का मान जो होता है वो 1 होता है, तो एम बी 1, इसका मान 1 और माइनस ये आपका बनेगा क्या चीज, कॉस थीटा। तो ये जो फॉर्मूला आया वर्क डन का, किसी भी मैग्नेट को अगर चुंबकीय क्षेत्र में आप लटका दो तो उसके ऊपर में जो वर्क डन आएगा उसका ये स्पेशल केस है, जब थीटा का मान 0 से शुरू हो तो उस केस में हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर थीटा का मान कुछ और हो, जहां से शुरू हो, 0 से अधिक हो या फिक्स वैल्यू नहीं हो, जो भी रहे, थीटा 1 थीटा 2 कुछ रहे, तो उस केस में आप फॉर्मूला ये लगाना और इस फॉर्मूला से वर्क डन निकालना, रोटेशनल वर्क का वैल्यू जो है वो निकल जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा और हम लोग एक चर्चा कर लेते हैं कि अगर मान लो ये जो हमारा इक्वेशन है, वर्क डन बराबर जो इक्वेशन है, अगर इसको हम थोड़ा तोड़ दें, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस एम बी कॉस थीटा 2, ऐसे करके अगर हम इसको तोड़ दें, और आप लोग एक चीज पढ़े होंगे वर्क पावर एनर्जी में, नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा एक बार याद दिला दे आपको, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया जितना भी कार्य होता है उसके हमेशा बराबर होता है। तो बेसिकली हम अगर वर्क डन बोले तो यहाँ पर रोटेशनल वर्क डन जो है वो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा ही किया गया काम है। ये जो होता है ना बेसिकली, अच्छा ये निगेटिव में होता है, याद रखिएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो वर्क डन का जो वैल्यू होता है उसका निगेटिव होता है। तो अगर हम इसको लिखना चाहे, चूंकि वर्क डन जो होता है एक्सटर्नल, ये वही है जो रोटेशनल वर्क डन है, अगर हम इस फार्मूला को लिखना चाहे, जो फार्मूला हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको अगर अंदर ले जाओ या फिर आप जैसे लिखना चाहते हो उसी तरीका से अगर आप इसको लिखना चाहो, तो W बराबर माइनस आपका ये जो आया है फाइनल माइनस इनिशियल, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के साथ अगर इसका कंपैरिजन करो, ये जो है इसका अगर आप कंपैरिजन करो, जो हमारा जो ये इक्वेशन है इसका हम कंपैरिजन करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर कंपैरिजन करना चाहते हैं तो आप ध्यान से देखिएगा, हमारा जो फाइनल वर्क डन आएगा वो ये आएगा, इनिशियल वर्क डन जो आएगा वो ये आएगा, इनिशियल वर्क डन जो है वो ये आएगा और फाइनल वर्क डन जो आएगा वो ये आएगा। अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो उसके आधार पे हम आपको बता रहे हैं, और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि वो जो आप देख रहे हैं इक्वेशन जो आप देख रहे हैं उस इक्वेशन को आप पलट भी सकते हैं। कहने का मतलब पलटने का अर्थ ये होता है कि अगर आप चाहें ना तो वहां से ये जो डायग्राम ये जो आप देख रहे हैं, तो इसको जो है माइनस अंदर भी ले जा सकते हैं, लेकिन हम माइनस को अंदर नहीं ले जाना चाहेंगे क्योंकि हम इक्वेशन का डायरेक्ट तुलना करते, ये माइनस जो था उसके डेफिनेशन से आया है। ठीक है, डायरेक्ट हम तुलना करना चाहते हैं तो डायरेक्ट, क्योंकि इसमें माइनस नहीं है, पूरा कॉस्ट करके हम माइनस हमने बाहर नहीं निकाला था, जैसे वैसा ही है। तो कंपैरिजन अगर करोगे तो फाइनल के जगह ये, इनिशियल के जगह ये, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फाइनल, फाइनल जो है अपना वाला प्लस लेके सामने वाला ई वाला माइनस को हटा देना है, ये माइनस जो है वो डेफिनेशन का हिस्सा है। तो हम यहां से कंपेयर करेंगे, आफ्टर कंपैरिजन, आफ्टर कंपैरिजन फाइनल जो हमारा ये आएगा ये प्लस लेकर के अपना आएगा,
इसके फाइनल के बराबर होगा, ये आपका एम बी कॉस थीटा 2 के बराबर आएगा। और इसका जो इनिशियल होगा, इसका जो इनिशियल होगा वो अपना माइनस साइन जो है लेकर के आएगा, इसमें जो माइनस लगा हुआ है, तो इनिशियल का वैल्यू आपका ये है, तो इसके बराबर इक्विवेलेंट आप कर दो एम बी कॉस थीटा 1। ये माइनस को अगर उधर ले जाओ तो यू इनिशियल बराबर जो आएगा माइनस एम बी कॉस थीटा 1। तो अगर गौर करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है ना, वो एम बी कॉस थीटा 1, एम बी कॉस थीटा 2, एम बी कॉस थीटा 3, अगर अलग अलग एंगल पर लेते हैं तो आपका जो पैटर्न है वो पैटर्न यही रहेगा। तो हम इसी चीज को, अगर ये जो पैटर्न है इस पैटर्न को पकड़ करके हम अगर इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहें केवल, तो पोटेंशियल एनर्जी जो बराबर आएगा हमारे पास फॉर्मूला वो आएगा एम बी कॉस थीटा। थीटा 1 थीटा 2 को जो है थीटा 1 थीटा 2 ना लिख करके जनरल फॉर्म में लिखना चाहे, नहीं हो तो एक लाइन यहां पर लिख दें, इन जनरल फॉर्म। सामान्य रूप में अगर हम इसको लिखना चाहें तो हमारा जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा आएगा। इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। डॉट क्यों लगाए? डॉट लगाने का जो अपना पर्पस है वो इसलिए है क्योंकि इसमें जो है कॉस थीटा लगा हुआ है। तो ये जो एनर्जी हम निकाले, ये तो सही है कि ये वर्क डन का फॉर्मूला आया, और वर्क डन ही तो एनर्जी है, तो जो एनर्जी उसमें जमा हुआ उस एनर्जी को बोलते हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला जो है आप विशेष तौर पे याद रखिएगा, ये वेक्टर फॉर्म में और बिना वेक्टर फॉर्म का ये है, तो ये आपको विशेष तौर पे याद रखना है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में भी आया था, वहां भी आया था, यहां भी आया है। ठीक है, तो ई पॉइंट जो है आपको याद रखना है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आप याद रखिएगा। तो एक पेज ये रहा आपका, दूसरा पेज आपका ये है, इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट लो और इसको आप ध्यान में रखो। एक आज के क्लास का जो है लास्ट टॉपिक हम लेते हैं, एक आज का जो क्लास है इसका हम लास्ट टॉपिक लेते हैं, और ये हमारा टॉपिक है, हमको अभी एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है कि अगर हमने किसी मैग्नेट को, जैसा कि हमने आपको दिखाया था कि अगर किसी मैग्नेट को हमने इस तरह से लटका दिया तो स्वाभाविक बात है कि इस मैग्नेट को अगर लटका दोगे तो ये रोटेट कर रहा है, इधर से उधर रोटेट कर रहा है, तो कह रहा है कि इसका रोटेशन जो हो रहा है ना, इधर से उधर जो भाग रहा है, कभी इधर गया कभी इधर आया, तो इसका जो ऑसिलेशन हो रहा है, इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या है। लेकिन शर्त यह है कि इसको अभी हम तो फ्रीली ऐसे लटका रखे हैं, इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखना है, चुंबकीय क्षेत्र में रखना है। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में इसको लटका दोगे तो इसके ऊपर दो तरह का फोर्स लगेगा और उस फोर्स की वजह से ये रोटेट करेगा। तो स्वाभाविक बात है कि आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि इसका जो ऑसिलेशन है इसका टाइम पीरियड क्या है, ये आवर्तकाल आपको निकालना है। आवर्तकाल का हमको बेसिकली जो है फॉर्मूला चाहिए। देखिए, कोई भी मैग्नेट को, अगर मान लो एक मैग्नेट है हमारे पास और इस मैग्नेट को हमने इस तरह से लटका दिया, तो सीधी सी बात है कि इसके ऊपर में जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की वजह से इसमें टॉर्क जनरेट होगा, और वही टॉर्क जो होगा इसको फिर से रीस्टोर करके वापस लाएगा। एक बार इधर गया तो एक बार ये फिर इधर आएगा, एक बार उधर गया तो एक बार इधर आएगा। तो इधर उधर जो कर रहा है, तो इधर की ओर फोर्स लगाए तो एक टॉर्क लगा, इधर वापस आया तो इसका मतलब इसके अंदर में, धागा के अंदर में रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो, या रीस्टोरिंग टॉर्क जो है वो जमा हो रहा था, और वो रीस्टोरिंग टॉर्क क्या करेगा, उसको वापस लाएगा। लेकिन वापस जो लाएगा वो किस डायरेक्शन में, उल्टा डायरेक्शन में। यानी कि अगर आप इसको लटका देते हैं इस तरह से, अगर ये वाला पॉइंट को अगर आपने इस तरह से लटका दिया है, तो इसके साथ अगर ये ऐसे घूम रहा है तो फिर ये वापस जो आएगा तो इसके पास एक अपना रीस्टोरिंग टॉर्क होगा, और वो जो रीस्टोरिंग टॉर्क होता है, रीस्टोरिंग टॉर्क, इसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यानन। ठीक है, प्रत्यानन बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। ठीक ना, तो ये जो प्रत्यानन बल आघूर्ण है, वो टॉर्क का फॉर्मूला तो वही रहेगा जो अभी हम लोग पढ़े हैं, एम बी साइन थीटा, यही रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है। खाली बस इसमें माइनस लगा देना। माइनस लगाने का रीजन क्या है, तो देखो, माइनस लगाने का जो रीजन होता है वो रीजन ये है कि अगर आप रीस्टोरिंग टॉर्क जमा कर रहे हैं तो जितना टॉर्क इसमें जनरेट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क जमा होगा, उसी को रीस्टोरिंग बोल देंगे।
तो अपोजिट वाला के लिए यहाँ पे माइनस आप लगा दो, तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अच्छा, अगर कोई भी पार्टिकल फ्रीली रोटेट कर रहा है, अगर घूम रहा है, तो रोटेशनल मोशन की वजह से जो इसका टॉर्क आएगा, रोटेशनल मोशन की वजह से जो इसका टॉर्क आएगा, ठीक है, टॉर्क इन रोटेशन, तो रोटेशन में जो टॉर्क हम लोग पढ़े थे, उस बेसिकली टॉर्क का फॉर्मूला जो था, बला घूर्ण जो था, उसका फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाया गया था आई इंटू अल्फा, ये टॉर्क पढ़ाया गया था। रोटेशनल मोशन की बात, थोड़ा सा 11th का कॉन्सेप्ट इसमें हम ला रहे हैं, ठीक है। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब जरा सोच के देखिए, ये भी टॉर्क है, वो भी टॉर्क है, वो रोटेशन की वजह से रोटेशनल मोशन वाला फॉर्मूला है, और ये जो है आप मैग्नेटिक फील्ड वाला अभी जो पढ़ रहे हैं, अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसका ये टॉर्क का फॉर्मूला है। लेकिन दोनों जो टॉर्क होगा वो एक्चुअल में क्या होगा, इक्वल होना चाहिए। दोनों टॉर्क जो होगा वो इक्वल होना चाहिए। रीस्टोरिंग टॉर्क और रोटेशन में दिया गया टॉर्क दोनों बराबर होगा, तभी तो वो ऑसिलेट करेगा। एक बार गया एक बार वापस आया, एक बार गया एक बार वापस आएगा, और नहीं तो वो रोटेट करेगा ही नहीं। स्वाभाविक बात है, वो ऑसिलेशन करेगा ही नहीं, तो फिर टाइम पीरियड काहे का, कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 जो होगा इक्वल होगा। यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से अगर हम लोग लिखें तो चूंकि ये दोनों बराबर होगा, तो हम लोग लिखेंगे आई इंटू अल्फा जो होगा ये बराबर होगा एम बी साइन थीटा का। और यहां पर एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, अगर थीटा का मान बहुत छोटा हो जाए, ठीक है, यदि थीटा बहुत छोटा हो तो क्या होगा। अगर थीटा का मान बहुत छोटा होता है तो याद रखिएगा साइन थीटा जो होता है ना, वो लगभग में थीटा के बराबर होता है। इवन टेन थीटा का मान भी जो होता है वो थीटा के लगभग में क्या होता है, बराबर होता है। माने जैसे साइन 0 का मान ले लो तो 0, इसका मतलब ये हुआ कि करीब अगर गए, छोटा सा वैल्यू में गए तो 0 थीटा लिए तो वैल्यू भी 0 आया। तो छोटा वैल्यू जब लेते हो ना तो करीब करीब वो थीटा के माने ऐसा कहा गया कि उसके आसपास चला जाएगा। तो बेसिकली साइन थीटा बराबर जो होगा वो साइन थीटा लगभग में क्या होगा, थीटा के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर साइन थीटा के जगह पर थीटा का मान उठा करके रख लेते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर साइन थीटा के जगह थीटा का मान रखेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा आई अल्फा बराबर माइनस एम बी, और यहाँ पर आ जाएगा थीटा। अल्फा हमको चाहिए, तो इसीलिए अल्फा बराबर आई को अगर उधर फेंको तो माइनस एम बी अपॉन आई, और ये आपका थीटा, ये आपका थीटा रहेगा। तो इस इक्वेशन को अगर आप गौर करोगे ना, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन से मिलता जुलता इक्वेशन है इन SHM। सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप लोगों को एक बात पढ़ाया गया होगा कि रोटेशनल जो जब कोई भी पेंडुलम रोटेशनल मोशन करता है या कोई रोटेट करने वाला जब कोई पार्टिकल हो तो उसका जो ऑसिलेशन होता है उसके लिए इक्वेशन आता है एंगुलर वेलोसिटी। ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण, ठीक है। ये बराबर फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। ये SHM का फॉर्मूला होता है, जहां पर ओमेगा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति, इसको हम लोग बोलते हैं कोणीय आवृत्ति, ठीक है। तो अगर आप कंपैरिजन करोगे तो ये भी तो आपका SHM का ही इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही तो हो रहा है, वो भी एंगुलर फॉर्म में। इसीलिए हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि इसके पास अपना आवर्तकाल होगा।
आवर्तकाल इसलिए होता है क्योंकि जब कोई भी पार्टिकल रिपीट करे ना मोशन का, तभी आवर्तकाल निकालते हो, अदरवाइज कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर रिपीट हो रहा है, एक बार गया, एक बार वापस आया, गया वापस आया। तो अगर इसके साथ कंपैरिजन करोगे, आवर्तकाल अब हम निकालने जा रहे हैं, अगर इसके साथ कंपैरिजन करोगे तो अल्फा के जगह अल्फा पर आए, माइनस के जगह माइनस पर आए, थीटा के जगह थीटा पर आए, खाली ओमेगा स्क्वायर के जगह mb/i पड़ा हुआ है। आई, यहां पर आई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये बात हम वहां पर बताना भूल गए, याद रखिएगा। यहां पर जो हमने आई लिखा है, ये आई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जरूरत आघूर्ण होता है, ठीक है। तो एक बार हम आपको जो है लास्ट में वो चीज लिख देंगे, लेकिन फिलहाल आप समझ लीजिएगा आई का मतलब यहाँ करंट नहीं होता है, आई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो हम यहाँ से दोनों का कंपैरिजन अगर करें तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, इसको अगर मान लो इक्वेशन नंबर कुछ मान लो ए मान लो, इसको अगर इक्वेशन नंबर बी मान लो, तो यहां पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी। इक्वेशन ए और बी को कंपेयर करो, तो यहां से आप लिख सकते हो कि ओमेगा स्क्वायर जो होता है ना, ये mb/i के बराबर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ओमेगा बराबर अगर लिखोगे तो √mb/i के बराबर आएगा। और एक बात और यहां पर याद रखना है कि चूंकि ओमेगा जो होता है ना, ये बराबर होता है 2π/t। देखिए ये बड़ा सिंपल सा बात है कि अगर आप किसी भी पार्टिकल को एक बार रोटेट करवाते हैं, तो एक सर्किल रोटेट करने का मतलब इसका एंगल जो ट्रेवल होता है वो कितना होता है 2π, और एक चक्कर पूरा लगाने में जो समय लगता है उसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। और वेलोसिटी का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी का होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट माने थीटा बट्टा टाइम। तो आप इसका लिखेंगे 2π और इसका लिखेंगे t, इसीलिए ओमेगा बराबर 2π/t होता है एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए। तो हम क्या ये वैल्यू उठा कर रख देंगे, तो यही तो टाइम पीरियड हमको चाहिए, तो यहां से 2π/t आ जाएगा। इसके लिए हम यहां पर लिखेंगे तो हमारे पास अब जो फॉर्मूला आएगा ये mb/i आएगा। हमको टी चाहिए, तो टी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टी को ऊपर ले चलना पड़ेगा, ले चलेंगे तो इसको पलटना पड़ेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा 2π√i/mb। ये जो फॉर्मूला अपना आया, ये आवर्तकाल का फॉर्मूला आया। किसी भी मैग्नेट को चुंबकीय क्षेत्र में फ्रीली लटकाया जाए तो उसका जो आवर्तकाल, यानी वो जो घूमेगा बार बार ऑसिलेट करेगा, उसका जो आवर्तकाल का फॉर्मूला आएगा, वो आवर्तकाल का फॉर्मूला यही आएगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आएगा। वेयर ये पॉइंट हम लिख ही देते हैं, टी का मतलब जो होगा टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ये आवर्तकाल है, आवर्तकाल का फॉर्मूला है। आई का मतलब यहां पर याद रखिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये 11th का हिस्सा है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको जड़त्व आघूर्ण बोलते हैं, जड़त्व आघूर्ण। अलग अलग मैग्नेट का शेप में अलग अलग इसका वैल्यू आएगा, वो अगर आप याद रखते हो 11th वाला तो ठीक है, नहीं तो उसका डाटा वगैरह लगभग दिया हुआ ही रहता है। एम का मतलब तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट, मोमेंट इसको हम लोग चुंबकीय, चुंबकीय आघूर्ण बोल देंगे, आघूर्ण, ठीक है। और बी का मतलब हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये जो आपका आएगा ये क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। और ये जो फॉर्मूला है ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया। तो हमारा जो अभी का जो पूरा का पूरा डिस्कशन था जिस पर हम लोगों ने बात किया, वो जो फॉर्मूला था करीब करीब अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रोस्टेट का ही पूरा बात था, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टेट का। तो उसी पैटर्न पर आपको हम एक छोटा सा होमवर्क देते हैं, ये काम आप कर सकते हो, बहुत सिंपल सा बात है। अभी आपको जो होमवर्क मिलेगा वो बेसिकली चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने वाला होमवर्क मिलेगा। जैसा कि हम आपको पहले बताए थे कि अगर हमारे पास कोई डाइपोल है, द्विध्रुव है, तो किसी भी द्विध्रुव में दो पोल होता है, तो इस द्विध्रुव के आप एक्सियल पोजीशन पर, जो एक्सियल पोजीशन है उस पर चले जाओ, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, दोनों स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र का इससे पहले जो आप निकाले थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड का था, जब चार्ज था उस समय पे, तो एकदम सेम पैटर्न पे
जैसा कि आपको पता था पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड का फॉर्मूला क्या है, वैसा ही हमने आपको बता रखा है कि पॉइंट पोल या किसी सिंगल पोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये हमने बता रखा है। एक बार नॉर्थ पोल के कारण ये फॉर्मूला लगा दो, एक बार साउथ पोल के कारण लगा दो, और फिर उसको सॉल्व करके आपको क्या करना है, दो जगह पे, दो पॉइंट पर, एक बार आपको जो है एक्सियल पोजीशन के लिए, एक्सियल पोजीशन के लिए, अक्षीय स्थिति के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना है। हम यहाँ पर केवल फाइनल फार्मूला जो है उसको यहाँ पर हम नोट कर दे रहे हैं। इसका फार्मूला जो आपका आ जाएगा μ0/4π टू मैग्नेटिक मोमेंट बट्टा r का पावर 3, ये आएगा। ठीक है, अगर आप कंपेयर करिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो आया था किसी डाइपोल की वजह से वो आया था 1/4πε0, ये आया था 2p/r का क्यूब, ऐसा आया था। किसी भी एक्सियल पोजीशन पर, एक्सियल पोजीशन पर अगर आप निकालो तो एक्सियल पोजीशन के लिए यही आपका फॉर्मूला आया था, ये हमने आपको पढ़ाया था। इसी पैटर्न पर जैसे इसको प्रूफ किया गया वैसा ही आपका काम है इसको प्रूफ कर लेना। इसको आपका काम है, ये बहुत सिंपल सा काम दे रहे हैं, बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं दे रहे हैं, एकदम सेम पैटर्न पर जैसा कि वहां पर आप प्रूफ किए वैसा ही ये आप प्रूफ कर लेना। ठीक है, एक बार किस पर प्रूफ करना है, एक्सियल पर, और एक बार यही चीज जो है आपको प्रूफ करना है कहां पे, इक्वेटोरियल पर। इक्वेटोरियल पर भी प्रूफ करोगे तो वैसा ही वहां पर जो आपको जो फॉर्मूला निकलता था m/r का क्यूब, वही फॉर्मूला आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। ये दो होमवर्क आपके लिए है, ये दो होमवर्क आप जरूर करके लाइएगा। इसमें भी अगर आप प्रूफ करोगे तो वही जो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे आया था याद है, 1/4πε0 आया था, और ये आपका आया था p/r का पावर 3, ऐसा। उसी तरह से अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर निकालोगे आप तो μ0/4π आएगा, और ये आएगा m/r का पावर 3, ये आएगा। ठीक है, अगले क्लास में हम थोड़ा सा इसका जो है डिस्कशन करेंगे, लेकिन अगर आप पहले से बना करके रखोगे ना तो थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। ये चीजें जो है प्रूफ करना कोई भारी बात नहीं, अगले क्लास में तो हम बताएंगे ही, लेकिन फिर भी ये होमवर्क जो है आप निश्चित तौर पे करना, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होगा, थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है, तो आज का जो क्लास है वो थोड़ा बड़ा किए हैं, और हम जैसा कि पिछले दिन आपको बताए भी थे कि क्लास का साइज जो है थोड़ा बड़ा कर लेंगे, ताकि जो है हमारा चैप्टर जो है वो थोड़ा तेजी में जो है कंप्लीट भी हो जाए, और आपका काम भी जो है सुचारू रूप से चलता भी रहे। ठीक है, अगर आप चाहे तो इसको दो पार्ट में बांट करके देख सकते हो, दो पार्ट में, दो हिस्सा में टाइम को आप अपना डिवाइड कर लो और पढ़ लो, लेकिन आप इसको पूरा नोट्स में भी शामिल जरूर करना। ठीक है, और अभी जो आपको हमने जितना बात पढ़ाया है, जो बात बताया है, ये और इसके अलावा कुछ पॉइंट है जिसका आपको जो है पीडीएफ हम बना करके इसको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, अगर आप चाहे तो वहां से भी इसको नोट कर सकते हैं। ठीक ना, तो चलिए अगले क्लास में फिर जो है हम आपसे मिलते हैं, और अगला क्लास में जो है इसी से जहां पर हमने छोड़ा है यहाँ से फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह का क्लास का साइज जो है थोड़ा सा बड़ा होगा, और इसको आपको जो है अपने टाइम के अनुसार से मैनेज करके पढ़ लेना है। ठीक ना, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगला जो वीडियो लेक्चर होगा उस वीडियो लेक्चर में।